हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आपको पता है कि हम अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज कह लो या उसे पेड कोर्स कह लो, जिसका नाम है रामबाण 4.0 बैच, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। एंड उसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अब हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाई मेरे, ये है क्लास 7। और ये जो है जीरो टू हीरो बैच है पूरे का पूरा मौर्यन एम्पायर से जस्ट पहले क्या हुआ है। यानी कि आप समझिए कि जब महाजनपद बन गए और बुद्धिज्म का टाइम चल रहा है, जैनिज्म का टाइम चल रहा है ना, वो हमने सारा का सारा देखा। लेकिन जस्ट उसके बाद हो क्या रहा है एग्जैक्टली, और बुद्धा के टाइम में जो राजा रजवाड़े लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी कहानियां जो है आज से स्टार्ट हो जाएंगी। और आज से अब जितने भी सेशन आने वाले हैं भाई मेरे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर सबके अंदर कहानियां आएंगी, राजाओं की बातें आएंगी, उनके युद्ध आएंगे और उनकी पॉलिटिक्स आएगी, जहां पे आपको जो है मजा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक अगर हम देखते हैं तो थोड़ा हम ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ही रच रहे थे, लेकिन अब जाके जो है हमने पूरा का पूरा वो एक बिल्डिंग होती है तैयार कर ली है। अब बस खेलने का समय है, ये आप समझ लीजिए। तो यानी कि यहां से जितने भी लोग हमें देखेंगे वो आप समझो कि उनको इंटरेस्ट डबल ट्रिपल होता जाएगा। इस लेवल का इंटरेस्ट यहां पे क्रिएट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। आप देखिए कि अब हम पढ़ने वाले प्री मौर्यन एम्पायर के बारे में। आपको ये समझना है भाई मेरे कि ये टाइम कौन सा चल रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो महाजनपद का टाइम है, एक तो वो चल रहा है यहां पे, एक फिर महावीर का जो टाइम है, महावीर कह लीजिए या जैनिज्म कह लीजिए। जैनिज्म तो बहुत लंबा है, तो 24 तीर्थंकर है, हम महावीर को जो है बोल देते हैं। और साथ में जो है बुद्ध का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन के अंदर आप देखो 3 नदियां बह रही हैं। अब उसमें जो है महाजनपद के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है और कैसे जो है राजा रजवाड़े जो लोग हैं, पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, अब वो कबीलाई युग से हम फ्यूडल युग में कैसे एंटर करेंगे, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि कुल मिला के अब कहानी किस तरफ चल रही है, ट्राइबल से फ्यूडल में बिल्कुल एंटर हो जाएंगे। तो आप देखो कि ट्राइबल युग में कबीले छोटे छोटे होते थे, वहीं का जो है राजन हुआ करता था। लेकिन अब जो है राजा थोड़े से महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और बड़े बड़े साम्राज्य की तरफ बढ़ेंगे। तो वही हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसी वजह से देखिए कि अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पे आएंगी। अगर मैं सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम की बात करता हूं तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मगध जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद रहा है। और मगध जो है वहीं से जो है आप देखेंगे तो हर्यंका डायनेस्टी भी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो हर्यंका डायनेस्टी है आपकी 544 से 413 बीसी तक जो है ये डायनेस्टी चलने वाली है। यानी कि लगभग आप देखो कि यही टाइम महावीर का है, यही बुद्ध का भी है। और उसके बाद जो है हर्यंकों को खत्म करने के बाद जो है यहाँ पे गद्दी पे बैठेंगे शिशुनाग। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो है 413 से 343 बीसी तक चलने वाली है भाई मेरे, आप यहां भी देख सकते हैं। और शिशुनागों को खत्म करने के बाद यहां पे गद्दी पे बैठेंगे नंद। तो जो नंद डायनेस्टी है वो 343 से 321 बीसी तक चलेगी। तो और नंदों को खत्म करके कौन बैठेगा, मौर्यन बैठेंगे। तो हमें जो पढ़ना है, हमें प्री मौर्यन पढ़ना है। तो मौर्यन जो है 321 से 184 बीसी तो है, लेकिन मौर्यन हमें इस सेशन में कवर नहीं करना है, हमें केवल यहीं तक कवर करना है। लेकिन इसी ड्यूरेशन के बीच में 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और आएंगी, एक है पोरस और एक है सिकंदर, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बारे में भी चर्चा करनी है, आज ही के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जो है पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है। यहां मैंने वंशों के बारे में बता दिया, अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आता है हर्यंका वंश, यानी कि हर्यंका डायनेस्टी 544 से 413 बीसी के बीच में ये चलती है। अब आप देखो कि जो मगध डायनेस्टी है, इसका जो ताल्लुकात है केवल यही नहीं है कि महाजनपद से, ऐसा बोला जाता है कि महाभारत के टाइम से भी है। क्योंकि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जरासंध का, जो भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे है ना, भीम जो है हराता है और भगवान श्री कृष्ण एक तीली इधर फेंकते, एक तीली इधर फेंकते हैं। तो जरासंध को यही वरदान था ना, अगर वो काट भी दे तो जुड़ जाएगा, है ना। तो फिर एक टुकड़ा उधर फेंका, एक टुकड़ा उधर फेंका, तो ऐसे करके जो है उसकी मृत्यु होती है। तो ये वही जरासंध है भाई मेरे, जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार हराया है। तो ये जो है मगध का ही राजा था। अच्छा, जरासंध का ही पिता था बृहद्रथ। ये बृहद्रथ वो नहीं है जो मौर्यों वाला है, मौर्यों वाला बृहद्रथ अलग है। ये जो बृहद्रथ है ये जरासंध का ही पिता था। तो इन दोनों का जिक्र जो है हमें महाभारत के अंदर जो है देखने को मिलता है। कई बार हमसे ये पूछ सकता है पेपर में, तो ये बात हमें समझ होनी चाहिए। उसके बाद आप देखो कि जो मगध है, अगर मैं मगध के साम्राज्य को देखता हूं तो मगध को एक बहुत स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज है, 2 बड़ी एडवांटेज हैं। आप देखो, इधर है गंगा नदी और इधर है सोन नदी। ये 2 नदियों
का जो मिश्रण है ना, तो आप देखो एक तरफ से तो ये दो नदियां हैं और दूसरी तरफ से आप पीछे देखिए ये पहाड़ियां हैं। तो भाई एक्चुअली में क्या है, इस तरफ से 5 पर्वतों ने इसको घेर रखा है और इस तरफ से जो है 2 नदियों ने घेर रखा है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे मगध के अंदर हो रहा है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब कि किलाबंदी हो गई एक तरह से। उधर से कोई हमला कर नहीं सकता, करेगा तो उसको रगड़ देंगे, है ना, छोटे छोटे रास्तों से निकल के आएगा। इधर हमने तैयारी पूरी करके रखी है, ठीक है। और इधर से अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो उसे नदी को तैर के आना पड़ेगा भाई मेरे, है ना। तो इधर कोई बंदा है वो इस पर हमला करना चाह रहा है तो नदी को तैरेगा, है ना, फिर उधर आएगा। इतनी देर में तो भाई बीच में ही खेल कर देंगे, है ना। तो ऐसे समझो कि कहीं से भी जो है इसके ऊपर हमला नहीं हो सकता था। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा भाई मेरे मगध का, कि मगध जो है बहुत पावरफुल किंगडम हो गया। अब तुम मेन राजा को मारोगे तो तब तो गद्दी पे बैठोगे, तब तो उसकी किंगडम को हथियाओगे, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि तुम हड़प सकते ही नहीं हो उसको। ऐसी हालात जो है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसी मगध की जो राजधानी थी शुरू में, उसको गिरिवराज या राजगिर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। 2 नदियों का संगम है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हर्यंक वर्ष में जो अब शुरुआत हो रही है भाई मेरे, अब असली खेल की शुरुआत जो है मैं यहाँ पे आपको मैप के थ्रू बताने वाला हूँ। आप देखो यहाँ पे कि मगध जो है स्ट्रेटेजिकली वो यहाँ पे है। और आपको जो इस मगध के अंदर पता होनी चाहिए चीजें, वो मैं पहले बता दूं कि मगध के अंदर क्या क्या पता होना चाहिए। मगध के ऊपर जो है वो वज्जी है या फिर वैशाली है, वाजी, अश्माका और मल्ला, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये मल्ला हो गया, ये वाजी हो गया, ये अश्माका हो गया, ये तीनों क्या है, ओलिगार्ची हैं। अब वो उसका यूज आने वाला है, इसीलिए मैं आपको वापस से रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ओलिगार्ची हैं और वहां पे जो है कई सारे कबीलाओं के लोग जो हैं मिलके उसको चला रहे हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो 8 कबीलों के लोग मिलके चला रहे थे। और इसी को ही, यही जो वज्जी या वैशाली है, इसी को ही आप कह सकते हैं लिच्छवी क्लैन भी, है ना। यहाँ पे लिच्छवी क्लैन या फिर नेपाली लोग रहा करते थे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो, ये इधर गंगा दिख रही है, इधर सोन दिख रही है और यहाँ पे राजगीर है, ऐसे आप इसको समझना है। अभी मैं आपको वापस से सारी चीज़ें रिकनेक्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसके पहले फाउंडर, है ना, कि किसने जो है हर्यंका डायनेस्टी की शुरुआत की है, और रियल फाउंडर एक तरह से उसको हम कह सकते हैं, है ना। एक्चुअली में उनके पिता जो हैं भट्टिया हैं। तो भट्टिया जो है उसने भी शुरुआत तो की, लेकिन वो कबीलाई शुरुआत एक तरह से आप उसको कह सकते हैं। और भट्टिया का जो बेटा हुआ है वो है बिग बी। बिग बी हम मजे में बोल देते हैं, बट असली नाम क्या है, बिंबिसार है। तो ये जो बिंबिसार है भाई मेरे, ये काफ़ी महान राजा हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं, मगध का, है ना। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया, यानी बिहार के तो खून में ही है ये चीज़। तो पहले दिल्ली से राज नहीं चला करता था, मगध से चला करता था। और यहाँ पे आप देखिए कि ये इसके पिता का नाम भी मैंने लिख दिया है, और साथ में इसको श्रेणियाँ बोला करते थे या सेनिया बोला करते थे। एक्चुअली में क्या है कि आप देखो कि खिलजी ने भी हो सकता है कि यहीं से ये कंसेप्ट उठाया हो। फुल टाइम एक स्टैंडिंग आर्मी जो है इस आदमी ने क्रिएट कर दी थी, क्योंकि ये बहुत हो गया था एम्बिशियस। इसको था कि किसी भी तरीके से जो है मेरे को एक अपना एम्पायर बड़ा वाला बनाना है, एक्सपेंशनरी मोड के अंदर जाना है। और ये देखो, ये एक नई सोच है उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये आप देखो इससे पहले इतनी सोच रहती थी कि उस कबीले पे हमला कर दिया, उस कबीले पे हमला कर दिया, 10-12 कबीले अपने साथ मिला लिए, बस इतनी की ही सोच रहती थी। लेकिन इसने ये सोच क्या रखी है कि मुझे अलग अलग जनपदों को अपने अंडर करना है या महाजनपदों को अपने अंडर करना है। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं चक्रवर्ती सम्राट बनने की सोच इसके दिमाग में घूम रही होगी। अब वो कैसे भी कर सकता है, उसके 3-4 तरीके होते हैं जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि बुद्ध के कंटेम्प्रेरी कौन है, तो ये बुद्ध के भी कंटेम्प्रेरी हैं और महावीर के भी कंटेम्प्रेरी हैं। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इन्हीं के कोर्ट के अंदर एक खास फिजिशियन हुआ करता था। जैसे हम अलग अलग फिजिशियंस की बात करते हैं, कहीं पे आपको चरक देखने को मिलेगा कुशानों में, कहीं पे पतंजलि देखने को मिलेगा शुंगों के पास, और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो है जीवक। तो जीवक यहाँ का राजवैद्य हुआ करता था, बहुत ही खास व्यक्ति था, ऐसे आप समझ सकते हैं। एक बार बुद्ध बीमार हुए थे तो बुद्ध का उपचार करने के लिए भी जीवक को भेजा गया था। और आगे आप देखेंगे तो यहां पे ही देख लेते हैं, एक अवंती का राजा है चंद्रप्रद्योत। आप देखो यहां पे कि एक्चुअली में क्या है कि ये रहा मगध और इधर ये पूरा आपको दिख रहा है अवंती। इन दोनों के बीच में युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा था। दोनों लगे पड़े हैं, भिड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे की सेना का मार काट कर रहे हैं। कई सालों तक जो है युद्ध दड़ादड़ चल रहा था। लेकिन बिंबिसार की एक खास बात हुआ करती थी, वो अलायंसेज में बहुत स्ट्रांग था भाई मेरे। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी बड़ा एम्पायर बनाना है आपको तो 2-3 तरीके होते हैं। 2-3 तरीकों में एक तो तरीका एक्सपेंशनरी मोड का ये है कि आप कर लो मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस करोगे तो क्या होगा, आप किसी के साथ शादी कर रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा राज्य फिर आपका साथ देने के लिए खड़ा हो जाएगा। आप अकेले नहीं है उस जगह पे। अगर आपके ऊपर हमला होता है तो वो बगल वाला राज्य भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगी। फिर बिजनेस करने के लिए उस एरिया से निकलना है तो भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपका ससुराल है तो आप बात करके इजीली मैटर को सुलझा सकते हैं। और थोड़ा लड़की वाले हैं तो थोड़ा सा दबके रहेंगे उस टाइम के हिसाब से, मैस्कुलिनिटी के हिसाब से, तो भी जो है थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके जो है पूरा का पूरा ये मैट्रिमोनियल अलायंस ये लोग किया करते थे। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा होगा ब्रदरहुड अलायंस की, भाई
जिसके साथ युद्ध नहीं जीत पा रहे हो उसको अपना दोस्त बना लो, उसको बोलते हैं ब्रदरहुड अलायंस, है ना। तो ये जो अलायंस है इसके अंदर जो है ये बहुत तेज हुआ करता था। तो यहाँ का जो राजा चंद्रप्रद्योत था भाई मेरे, अब वो दोनों हार नहीं मान रहे हैं, है ना। तो एंड में क्या होता है कि जब वो बीमार होता है और उसको हो जाता है जॉन्डिस, ठीक है। अब वो जॉन्डिस का उपचार इन अवंती वालों के पास था नहीं, तो ये आदमी यहाँ से जो है जीवक को भेजता है उसको ठीक करने के लिए। अब जब चंद्रप्रद्योत को ये सब चीज उपचार मिलता है, ठीक हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इसका दोस्त बन जाता है। तो इससे क्या हुआ, एक ब्रदरहुड अलायंस जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर तीसरा तरीका जो एक्सपेंशन का हो सकता है वो है मिलिट्री एक्सपेंशन, यानी कि फिर तो भाई सामने वाले के घर में घुस जाओ, मार दो, काट दो, है ना, और सारा का सारा एरिया हड़प लो। ये फिर सबसे आखिरी और तीसरा तरीका जो है होता है, ठीक है। तो ये तीन तरीकों के अंदर जो है इसने काफी हाथ पैर मारे हैं, तब जाके ये एक्सपेंशन हुई है। और अगर मैं देखता हूं तो इसके जो फादर है भट्टिया, अब हुआ क्या भाई मेरे कि ये जो अंग है, अब भट्टिया का जो है, जब भट्टिया अपने टाइम में राजा था तो आप समझो कि इधर मगध और अंग का जो है युद्ध चलता रहता था। अब अंग ने जो है एक तरह से मगध को हरा दिया था उस टाइम पे। अब पापा की हो गई बेइज्जती भट्टिया की, है ना। तो बिंबिसार को दुख है कि मेरे बाप की बेइज्जती हुई है, या फिर कह लीजिए कि राजा है तो राजा का तो महत्वाकांक्षी होने के लिए उसे एक कारण चाहिए भाई मेरे एक्सपेंशन के लिए। तो कारण मिल गया भाई मेरे कि मेरे बाप को हराया था, अब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के आऊंगा, तो वो वाली कहानी थी। तो इधर से उठ के गए, चढ़ के गए भाई, अंग को जो हरा दिया यहाँ पे, तो अंग को भी अपने अंडर कर लिया, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अंग जो है अब इसका पार्ट बन गया। अब सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकेगी, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये भी वही लिख रहा है कि भट्टिया का पुत्र है, जो है स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी थी तो उसको सैनिया बोल दिया, ठीक है। गिरिवराज के अंदर जो है राजधानी है, गौतम बुद्ध के समकालीन है, ये सारा का सारा वही है। और राजवैदक जो है यहाँ के जीवक हैं, जो बुद्ध का उपचार करने के लिए भी गए और चंद्रप्रद्योत का उपचार करने के लिए भी गए। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और अंग को जो है इसने हरा दिया था। लेकिन अब मैं जो है थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मैरिज अलायंसिस का कंसेप्ट बताता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अवंती को ही अपने अंडर किया। क्यों बोला जाता है बिंबिसार को महान राजा, उसके पीछे कारण है जी। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, परेशान मत होइए, हर चीज मैं करवा रहा हूं, ठीक है जी। सब कुछ करवा रहा हूं, अभी आप इधर फोकस कीजिए। तो अब यहां पे मैरिज अलायंसिस की जब बात आती है, तो मैरिज अलायंसिस में भाई मेरे ये आदमी जो है 3 अलायंसिस यहां पे करता है। सबसे पहले जो करता है वो महाकौशला के साथ शादी करनी है भाई मेरे। अब महाकौशला के साथ शादी करनी है तो कौशल के जो राजा हैं प्रसेनजित, उनके साथ करेगा। लेकिन अब ध्यान दो जरा, इधर ध्यान दो आप, कौशल कहां पे है, ये रहा, ये पूरा कौशला राज्य है, ठीक है। ये पूरा कौशला राज्य है। अब ये क्या कर रहा है भाई मेरे, वहां पे इंटरेस्ट दिखा रहा है उनको और बोल रहा है कि मेरे को जो है महाकौशला से शादी करनी है ना, पहली शादी इसकी यहीं हो रही है। अब यहां जब शादी होगी तो उस टाइम का जो है रिवाज क्या है, डाउरी, है ना, दहेज। तो उन लोगों ने क्या है, शादी हुई, दहेज में क्या दे दिया, ये जो इधर आपको काशी दिखाई दे रहा है इतना सा, है ना, ये काशी भी अब मगध का भाग हो गया। अब आप समझो कि मगध कितना बड़ा हो गया, मगध को इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। दहेज में जो है काशी ले लिया। अब इसने सोचा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हैं? और अच्छा, उस तरफ कौन बैठा है, कौशल का राजा जो है बैठा, प्रसेनजीत बैठा है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कौशल के राजा के बारे में, कि कल को पूछ सकता है कि बुद्ध का कंटेम्परेरी कोई और राजा बताओ, तो प्रसेनजीत और चंद्रप्रद्योत जो इधर बैठा है, ये दोनों भी बुद्ध के और महावीर के कंटेम्परेरी हैं, समकालीन है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आप देखो कि इसने सोचा कि भाई जब यहां से ऐसे बिना युद्ध लड़े ही मिल सकता है ना, क्या हाँ मैं इतने रिसोर्सेज खराब करूं अपने। तो इसने सोचा कि अब अगल बगल देखा, इधर तो इसका कांड कर दिया, इधर से जो है शादी कर ली, अब कहां जाए, है ना। अवंती वाला जो है सिस्टम वो ब्रदरहुड के साथ सेट हो रहा है, लेकिन अब और कहां जाए। तो उसने सर घुमा के ऊपर की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर क्या दिखाई दिया है ऊपर दिखाई दिया वाजी, है ना, जहां की राजधानी एक तरह से वैशाली है। अब सोचा कि यहां पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई मेरे, तो वहां भी संदेश भिजवा दिया। वहां पे कौन बैठा है उस वक्त, चेतक बैठा है, ठीक है। वापस से दिखाता हूं आपको मैं, यहां पे कौन बैठा है, चेतक बैठा है। तो यहां का जो राजा चेतक है, उसकी जो एक आप कह लीजिए कि बहन है या बेटी कह लीजिए, है ना, चेलना है, बेटी ही कह लीजिए, बहन तो क्या बोलेंगे। तो चेलना जो है वो एक लिच्छवी प्रिंसेस है, ठीक है। तो वो वृजी के अंदर वहां संदेश भिजवाता है कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूं, है ना। तो अल्टीमेटली वहां पे भी एक डील सेट होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। और जो ये चेलना है इसके साथ शादी होती है, और जो वृजी है ना, या वृजी का जो वैशाली का रीजन है आप समझ लीजिए, वो इसको वापस से जो है मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ क्या होता है, मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ जो है इसको मिल जाता है। तो कुल मिला के आप समझो अब एक्सपेंशन कहां हो गई, ये वैशाली वाला भाग जो है ऊपर का, ये भी मिल गया, काशी भी मिल गया। और अल्टीमेटली अगर यहां से भी कहीं जाना है उस तरफ, तो ये एरिया भी एक तरह से एक्सेसिबल है। क्यों एक्सेसिबल है उसका कारण भी बता दिया, क्योंकि यहां के राजा को भी अपने साथ ब्रदरहुड अलायंस में बांध लिया है। तो आप समझो कि काफी अच्छा खासा इसने एक्सपेंशन रिमोट कर दिया है। अब दूसरा इसने क्या किया, इधर जो पंजाब का एरिया इस तरफ पड़ता है भाई मेरे, वहां पे एक राजा हुआ करता था,
मद्र, ठीक है, राजा कौन था? मद्र। अब वो मद्र की एक बेटी हुआ करती थी खेमा, खेमा, ठीक है। तो आप समझो ये खेमा बहुत कॉमन सा नाम है पंजाब के अंदर, है ना। जैसे कई बार बोल देते हैं कि वो खेमे दे मुंडे ਨੂੰ बुला के लिया, है ना, बहुत अत चक्की हुई है इनू तो आज मैं कढ़ाना चंगा है ऐसे पंजाबी में बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे करके जो है खेमा जो है, वैसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो खेमा है ये पंजाब का जो राजा है उसकी बेटी थी, उसके साथ भी ये शादी करता। तो कुल मिला के 3 शादियां, 3 मैट्रिमोनियल अलायंस हुई, और यहाँ से कहीं ना कहीं जो पंजाब का भी पूरा का पूरा एक रास्ता जो है अपने लिए तैयार करके रखा होता है। यानी अगल बगल जहाँ जहाँ हाथ पैर मार सकता था ये आदमी, हर जगह पे हाथ पैर मार के, देखो इधर का भी एक्सेस ले लिया, इधर का भी एक्सेस ले लिया, इधर तो हड़प ही लिया है, ऊपर का भी एक्सेस ले लिया और इधर का भी एक्सेस ले लिया। बताओ इस आदमी ने कहाँ कहाँ का एक्सेस ले लिया अकेले एक जगह पे बैठ के। तो आप समझिए कि इस वजह से जो है ये एक महान राजा के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं अपने उसी कंसेप्ट के ऊपर। तो आप देखिए महाकोशला से जब शादी कर रहा है तो दहेज में मिल रहा है काशी, ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, दोनों किंगडम के बीच में एक पीसफुल ट्रीटी हो गई, शांति बन गई, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना, एक दूसरे का साथ देंगे जब भी युद्ध होगा। तो कंसोलिडेट, इससे क्या हुआ, इसको अब समय मिल गया बाकी जगह पे फोकस करने का। फिर दूसरा, चैलना से शादी की, तो चैलना से शादी करके वृजी मिल गया भाई मेरे, अब नेपाल के बॉर्डर तक एक्सेस हो गया। और एक चीज और थी भाई मेरे, ये जो वृजी जगह हुआ करती थी, यहाँ पे एक डायमंड माइन भी हुआ करती थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब अजात शत्रु की बात करेंगे। तो ये जो शादी है ना, ये सेकंड वाली, यहीं से जो है अजात शत्रु भी पैदा होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना, इन्हीं से ही अजात शत्रु, ठीक है। तो चैलना का ही बेटा अजात शत्रु बनेगा, चैलना और बिंबिसार का, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद आप तीसरी शादी जो क्षेमा के साथ हो रही है, अब क्षेमा की शादी का भी थोड़ा सा सुन लीजिए, कहानी मजेदार है। कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि बिंबिसार ने वेलुवन बनवाया था। वेलुवन किस लिए बनवाया था भाई मेरे? गौतम बुद्ध के लिए बनवाया था, अगर आपको याद हो। तो जब उसने वो बनवाया, तो अब यहां पे जो है खेमा जब आती है, इसको क्षेमा भी बोल देते हैं और खेमा भी बोल देते हैं, दोनों ही नाम है, ठीक है, खेमा। अब खेमा जब आती है भाई मेरे, तो खेमा बोलती, शुरू में तो थोड़ी हिचकिचा रही थी, है ना, क्योंकि बुद्ध थोड़े अलग टाइप के प्राणी है, लेकिन वेलुवन घूमने के चक्कर में वो तो गई तो थी वेलुवन घूमने, है ना, बिंबिसार के साथ। अब जब वहां पे बुद्ध आए तो बुद्ध अपना पहला उपदेश दे दिया, उन्होंने उठा, पहला तो नहीं मतलब जो भी उपदेश दिया वहां पे, है ना। तो अब वो उपदेश जो है उसने सुन लिया भाई खेमा ने। अब वो बिंबिसार को क्या बोल रही है कि देखो बिंबी बेबी, ऐसा है कि आई तो मैं तुम्हारे साथ मौज मस्ती मारने थी, घूमनी थी यहाँ पे, लेकिन अब मेरा मन जो है तुमसे उब गया है, अब मेरा मन जो है केवल यहीं पे रह गया है ना। तो बिंबू तुम ऐसा करो, तुम तो जाओ, है ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, ये बुद्ध ने मुझे मोह लिया है, इसके शब्दों ने, अब जो है मैं इसी रास्ते पे चलूंगी। तो ये भाई हो जाती है धार्मिक, है ना। तो कुल मिला के कहानी आप समझिए कि क्या है, कि महाकोशला का भी अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि उसे राजगद्दी वगैरह कुछ चाहिए है, ये हो गई है भाई मेरे सन्यासी, है ना, ऐसे समझ लो। तो अब खेल क्या बचता है, ये बीच वाली रानी का खेल बचता है, इसके लिए रास्ता साफ हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या पैदा होता है, यहां से अजात शत्रु पैदा हो जाता है, और यही अजात शत्रु क्या करने वाला है, अल्टीमेटली अपने बाप को जो है जेल में डालेगा। आप देखो ये थोड़ा सा सनकी है, जैसे समथिंग लाइक आप औरंगजेब जो है ना और अजात शत्रु लगभग लगभग कंपेयर करके देख सकते हो, नाम भी लगभग सेम से ही है और काम भी सेम से ही है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, उसने दारा शिकोह को मारने की कोशिश की है या मार ही दिया है, शाहजहां को कैद किया है, सेम जो है यहाँ पे यही बोला जाता है कि अजात शत्रु ने पहले बिंबिसार को जो है कैद किया है और उसके बाद काफी दिन तक भूखा प्यासा रहा है और एंड में जाके जो है बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। और कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं कि डायरेक्ट ही मार दिया और कुछ मानते हैं कि नहीं भी मारा है ना, अपने आप ही मर गया। हालांकि अपने आप मरने का कोई कंसेप्ट है नहीं है, बट हो सकता है अजात शत्रु थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस था, क्योंकि चेलना के सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे। अब उसमें भी आप देखिए कि अजात शत्रु जो है हाईली एम्बिशियस है, ऐसे समझ लो। तो इस वजह से जो है अजात शत्रु गद्दी पे बैठना चाह रहा था और बहुत सारे पंगे अभी कांड करेगा, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं, है ना, जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो बिंबिसार को कैद करके रखा, कैद करने के बाद जो है वो भूखा प्यासा बेचारा मरता रहा और ऐसे करके उसको छोड़ दिया और वो लुढ़क गया, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। सेम वही जो औरंगजेब ने करने की कोशिश की थी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जो मुगल्स हैं वो बहुत क्रूअल थे, है ना। तो मैं आपको यही दर्शाना चाह रहा हूं कि जो एक राजा है ना, इसको आप कोल्ड ब्लडेड समझ लो, है ना, या ब्लू ब्लडेड होता है पूरा का पूरा, वो एकदम उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ही उसका कोई कित है ना कोई किन है, यानी कि उसका कोई संगी साथी नहीं है, उसे राजा बनना है और राजा अकेले ही बना जाता है और राजा बनने के लिए खून बहाकर ही बना जाएगा। वो अब चाहे मुगल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी किंगडम का हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाले राजा तो बहुत सुंदर है और अच्छे हैं और वो वाले बहुत खराब हैं।
में, है ना। तो क्रुएल्टी में इन्होंने भी सेम ही हाल किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अलग से यहाँ पे किया। कुछ कुछ राजा आइडियल बनते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई राजा अच्छा हो ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम जब भी राजा बनेगा तो उसका खेल ऐसा ही चलेगा। तो 493 बीसी के अंदर जो है आप समझ लीजिए कि इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ भी विवाह के अंदर क्या क्या गठबंधन हुए हैं, माँ कौशला के साथ उसे काशी मिल रहा है दहेज में, और मगध और काशी जो है मगध और कौशल जो है दोनों शांति स्थापित कर लेते हैं। लिच्छवी के साथ जो है चेलना के साथ शादी करता है, तो वहाँ से जो है नेपाल की सीमा तक का एक्सेस मिल गया क्योंकि वैशाली मिल गई वहाँ से। और क्षेमा के साथ शादी करके जो है भैया कुछ है सच नहीं, बस पंजाब का एक्सेस मिला हुआ है, और क्षेमा का तो ध्यान है भी नहीं है इधर ज़्यादा। और बेटा जो पैदा होता है लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, वो अजातशत्रु पैदा होता है जो इसको अल्टीमेटली कैद करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बिंबिसार्स मैरिज टू अ कोसला प्रिंसेस। तो अब ये अभी लेटेस्ट का सवाल अभी पेपर में पूछा गया है। आप देखिए कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझनी पड़ती है चीज़ें, अगर हम डीप में ना समझे तो फिर हम ऐसी चीज़ों को जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं। और ये तो फिर भी चलो उसने सिंपल तरीके से पूछ लिया, यही स्टेटमेंट में पूछ लेता सवाल तो और ज्यादा गहरा हो जाता और ज्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाता। तो अब आप मेरे को बताओ कि बिंबिसार ने जो है महाकोशला के साथ शादी किया है ना, कोशला की प्रिंसेस के साथ, वहां पर कौन था, प्रसेनजीत था, ठीक है, उसी की बहन है। तो कुल मिला के आप देखिए कि वहां पे शांति स्थापित हुई है, पीस विद द कोशला। अगर ये नहीं करता तो फिर लड़ाई झगड़ा होता, मिलिट्री वॉरफेयर होता, उधर उनका भी नुकसान होता, इसका भी नुकसान होता, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दहेज में काशी भी मिल गया, एक्सपेंशन भी हो गई। तो स्टेटमेंट में कल को पूछ सकता था कि क्या क्या हुआ, तो एक तो डाउरी में क्या मिला भाई मेरे, काशी मिल गया, है ना, फिर एक्सपेंशन हो गई भाई मेरे, एक्सपेंशन हो गई, तीसरा क्या हो गया, पीस बन गया भाई मेरे, और क्या हो गया, एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। आप देखो ये कुछ कुछ कीवर्ड हैं, जो 3-4 कीवर्ड आपको पता होनी चाहिए है अगर कल को स्टेटमेंट का सवाल आ गया। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमें चीजें पता होनी चाहिए हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक पागल की तरह आए, है ना, और मैं पागल की तरह आके पढ़ा गया, आप आए पागल की तरह रोबोट बन के यूं देख रहे हैं मुझे, है ना, अरे बहुत सुंदर मास्टर जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी कहानी सुना रहे हैं, मजा भी बहुत आ रहा है, तो सुनते हैं बस, है ना, और सुन के निकल लिए। इस तरीके से मत करना भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। अंडर द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस, अब देखो इतनी बातें मैं जब बोल रहा हूं मैट्रिमोनियल अलायंस, ये वही है कि वैवाहिक गठबंधन की बातें हो रही हैं। बिंबिसार मैरिड द सिस्टर ऑफ विच किंग ऑफ कोशला। तो आप देखो कि इसने पूछ लिया कि कौन से राजा की बहन से शादी की है ना, तो ये जो है प्रसेनजीत की बहन से की है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं तो लिच्छवी की भी बात सुन लीजिए। लिच्छवी में जो चेलना के साथ शादी हो रही है, चेलना जो है वो किसकी डॉटर है, ये भी आपसे पूछ सकता है। चेलना जो डॉटर है भाई मेरे, ये है चेतक की, ठीक है, चेतक स्कूटर सुना है ना, वही। तो लिच्छवी क्लैन में जो है आप देखिए कि चेतक की है, ये बात आप ध्यान में रखना। और लिच्छवी जो है वो एक ओलिगार्ची है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात फिर से लिख देता हूं मैं। लिच्छवी जो क्या है वो क्या है, ओलिगार्ची है, ओलिगार्ची, यानी कि ओलिगार्ची का मतलब है जनसंघ है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ओलिगार्ची है यानी कि जनसंघ है, ठीक है, ये आप समझ लेना क्योंकि इसमें कई सारे कबीले के लोग हैं। इसके बारे में अब बात शुरू होगी ओलिगार्ची की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्टेक्स्ट समझना। अगर ये नहीं समझे तो आप समझिए कि आपने फिर कुछ नहीं पढ़ा है, सिंपल सी बात है। ये क्लास कितने दिन में सारी की सारी कंप्लीट होंगी ये पूछ रहे हैं, तो ये मेरा टारगेट है 3 महीने के अंदर सारी क्लासेस को खत्म करना। हफ्ते में 5 दिन पढ़ते हैं, लेकिन वो 5 दिन इतना ज़्यादा हम पढ़ते हैं कि आप समझो कि इतना वो नहीं रहता कि आप समझे कि कहीं ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया मास्टर ने, ऐसा नहीं करते। बहुत 5 दिन में खतरनाक खेल खेलते हैं। हाँ, वो मैं एंड में बताता हूँ आपको आगे के लिए। कुछ लोग बोले आगे प्रैक्टिस वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए, मैं वीडियो के एंड में आपसे बात करूंगा। अभी केवल यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ ना समझ में आए तो उसमें आप बीच में मेरे को हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो कमेंट्स का रिप्लाई है वो वीडियो के एंड में होगा। आप अंत तक रुकिए, मैं सबके रिप्लाई दूंगा एक एक के। इतना आपको ज़रूरत है मुझसे, इतना ही 1-on-1 डिस्कशन करनी है, तो अंत तक रुकिए ना फिर थोड़ा सा। चलो अब बात करते हैं अजातशत्रु की। अजातशत्रु को केवल अजातशत्रु नाम से ही जानना मूर्खता होगी। इसके टोटल 2 नाम और हैं, तो 3 कुल नाम हो जाएंगे। और तीनों में से ये जो अभी एडिक्विटी के हाल चल रहे हैं, ये इतने दुष्ट हैं, ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी नाम देते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, 1 सेकंड रुक लो। ठीक है, अब इसका जो अजात शत्रु का जो नाम है आप समझिए, इसका नाम 2 हैं। एक तो कुनीक, तो आपको दिख ही रहा होगा, कुनीक के साथ कुशीक भी आपका नाम हो सकता है, यानी या तो कुशीक लिखा होगा या कुनीक लिखा होगा या फिर अजात शत्रु लिखा होगा। ये तीनों में से अगर कोई भी नाम आ जाए तो आप
रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, ये बिंबिसार के बेटे की बात कर रहा है। अब इसका टाइम पीरियड 492 से 460 बीसी तक चलता है। ये सारे टाइम पीरियड लगभग हमने वेरीफाई जो किए हैं वो यही बैठ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। अब सारे टाइम पीरियड एग्जैक्ट सेम ही होंगे, 10 तरह की किताब देखोगे 10 तरह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पीरियड मिलेगा, लेकिन जो मेरे को मोस्ट आप समझो ऑथेंटिक मिले वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब ये सेकंड रूलर बनता है हर्यंका डायनेस्टी का, और ये जो है भाई मेरे बहुत बहुत एम्बिशियस है। एम्बिशियस का मतलब है कि भाई मेरे ये भाई राज्य अपना बनाने के लिए, राजा बनने के लिए और उसके बाद सम्राट बनने के लिए किसी भी चरम सीमा तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, और इनोवेशन में भी आगे है। जैसे आप देखिए, आपने बाहुबली एक मूवी देखी होगी, उसके अंदर कुछ कुछ खास इनोवेशंस बाहुबली ने की थी जीतने के लिए युद्ध को, है ना। तो सेम वही इनोवेशंस आपको इसके साथ देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि उन लोगों ने इसी से ही इंस्पायर होकर वो सारी चीजें इंसर्ट की हो। तो बिंबिसार और चेलना का जो बेटा है वो ये है। अब ये जो है भाई मेरे, ये भी गौतम बुद्ध का कंटेम्परेरी है, और ये अपने बाप को मार के ही गद्दी पे बैठता है, ये बात ध्यान में रखनी है। और पहले इसने जैन धर्म को जो है ज्यादा पुश करने की कोशिश की अपने कोर्ट्स के अंदर, बाद में जो है इसने बुद्धिज्म की तरफ जो है अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया था। और ऐसा बोला जाता है कि बिंबिसार को जब इतने समय तक कैद करके रखा, वो सब चीजें की, तो इसको बाद में जाके रियलाइज हुआ, ऐसा बोला जाता है ना, बाद में जाके रियलाइज हुआ कि मैंने ठीक नहीं किया है, जब गौतम बुद्ध से मिलता है या जो भी है रहा होगा उनके ग्रंथ सुने। तो कुल मिला के कहानी ये है भाई मेरे कि वहां पे जाके इसको रियलाइजेशन हुआ, और फिर इसने जो है थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति बनने की कोशिश की थी, ऐसा बोला जाता है। और इसके अलावा जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अगर मैं आपको वापस से कनेक्ट कर रहा हूं एक बार, है ना, वह फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो वो राजगृह में इसी ने पैट्रोनेज की थी। आप याद कीजिए, जब मैंने बुद्ध की 4 काउंसिल बताई थी आपको, 6 बताई थी, लेकिन 2 बर्मा वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, टॉप 4 वाली इंपॉर्टेंट थी। और पहली वाली जो सबसे पहले बुद्ध की डेथ के बाद, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में बुद्ध की डेथ हो जाती है, मैं आपको बताऊं, और यहीं पे फिर जो है अगली काउंसिल बैठती है जिसमें वो सारे के सारे ग्रंथ बनाए जाते हैं, और वो पैट्रोनेज करने का काम अजातशत्रु ही कर रहा था। अब शायद आपको पूरी की पूरी कहानी कनेक्ट हो गई होगी। रथ मुसल और महाशिला कांतिका की बात अभी करने वाला हूं मैं, क्योंकि युद्ध के अंदर बात करूंगा, लेकिन आप देखिए कि अब शायद पूरी कहानियां जितना भी अभी तक हमने पढ़ा था, मैंने सारा का सारा वैदिक से लेके, बुद्ध से लेके, जैनियों से लेके यहां महाजनपद में आके और जो प्री मॉडर्न में सारा का कंपाइल जो है कनेक्शन बिल्ड कर दिया है। अब आप समझिए कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्टेक्स्ट रेडी हुआ और कहां जाके उसके फाइनल कनेक्शन सेट बैठे हैं। ठीक है जी, चलिए। तो मगध जो है, मगध का दूसरा शासक बनता है अजातशत्रु, कुनिक या फिर कुशिक कह लीजिए, गौतम बुद्ध का समकालीन है। इसी ड्यूरेशन में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। पिता बिंबिसार जो है उनकी हत्या करके ये बैठता है भाई मेरे। शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया है, और इसके अलावा राजगृह में जो है पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो भी इसी ने करवाई थी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रूल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बोथ बुद्ध एंड महावीर। तो आप देखिए कि बुद्ध और महावीर, जब मैं इन दोनों का नाम लिखता हूं, बुद्ध और महावीर, ठीक है, बुद्ध प्लस महावीर, तो इस ड्यूरेशन में कौन कौन से राजा जो है कॉमन बैठते हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि बिंबिसार के टाइम क्या हो गए, बिंबिसार हो गया, फिर उसका बेटा अजात शत्रु हो गया। अब सिर्फ इतना ही जानना गलत होगा, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ हर्यंका के बारे में जाना है। अब वापस से दूसरे लोगों को भी देखते हैं। बिंबिसार के टाइम में कौन था, प्रसेनजीत था। तो प्रसेनजीत के टाइम, कल को पूछ ले कि बताओ प्रसेनजीत था कि नहीं उस टाइम पे, तो ये भी इनके कंटेम्परेरी हुआ। और सिर्फ प्रसेनजीत ही क्यों, लिच्छवी में जाएंगे तो चेतक भी कंटेम्परेरी हो जाएगा भाई मेरे, और उधर कौन सा अवंती में जाएंगे तो चंद प्रद्योत भी, चंद प्रद्योत भी। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये टोटल कितने हो गए, 3 4 5, ये 5 नाम अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो एक और राजा है उदाइन, है ना, उसके भी हैं जो अगला बनेगा, लेकिन उदाइन के नहीं है। हाँ, ये एक उडायन और था, कहीं और का राजा है वो, है ना, वो किसी और महाजनपद वगैरह के अंदर है, उस उडायन के साथ भी कंटेम्परेरी आप मान सकते हो, लेकिन उदायन के साथ नहीं, उदायन के साथ जो है कहीं ना कहीं बुद्ध कंटेम्परेरी है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये मेजर है, इनसे किसी से भी जो है आपको कल को प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ पे यही पूछा कि कौन कंटेम्परेरी है, तो अशोक तो भाई मेरे अभी शुरू भी नहीं हुआ, ना ही चंद्रगुप्त आया है, अभी कहां से आ जाएगा चंद्रगुप्त। और हर्ष तो भाई एडी की बात है, ये तो एनो डोमिनी एडी में आएगा, तो यहां पे सीधा सीधा हेडशॉट मार के अजातशत्रु आप उत्तर मार्क कर सकते थे। अब इसकी जो है मिलिट्री एक्सपेंशंस के बारे में समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मद्र के बारे में भी बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने अच्छा बोला है, मद्र भी आ जाएगा, ठीक है, मद्र राज जो है मद्र भी आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, 6 लोग हो गए। अब आप देखिए कि इसकी मिलिट्री एक्सपेंशंस की बात करते हैं भाई मेरे, कि इसने जो है पूरे का पूरा
क्या ऐसा किया और इसके अंदर चुल क्या थी। आप देखो कि चेलेना के बहुत सारे बच्चे थे। अब होता क्या है, आपको एक कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, आप कॉन्टेक्स्ट को समझो। इस तरफ क्या है भाई मेरे, यहां पे है मगध, आपका मगध, और ऊपर क्या है भाई मेरे, ऊपर है वैशाली, है ना। और जो इसको वो मिल रखा है दहेज में बिंबिसार को, वो वैशाली या कह लो या वृजी कह लो, है ना, वृजी का ही एक छोटा सा भाग वैशाली मिल रखा है। वहां पे क्या होती थी, दो तीन चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूं। वहां पे एक डायमंड माइन होती थी, एक तो वो ध्यान में रखना है। यहां पे क्या थी, एक डायमंड की माइन थी। अब इस माइन को जो है लिच्छवी वाले भी खोदा करते थे और ये वाले भी खोदा करते थे, एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो डायमंड माइन का जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर दूसरी बात आप ये ध्यान में रखना कि जो चेलना के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन हुआ क्या कि जो इसको अजात शत्रु के अलावा जो बाकी के बच्चे थे, दो तीन बच्चे होंगे, उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ का जो अजात शत्रु ने जबरदस्ती अपने आप को मार के उसको, है ना, बिंबिसार को घोषित तो खुद को कर ही दिया था, है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो बाकी के बच्चे हैं उनके बीच में भी एक टसल चल रही थी कि हम भी राजा बन सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक डिवाइन मूर्ति हुआ करती थी, डिवाइन आइडोल कह लो एक तरह से, है ना, भगवान की मूर्ति, और साथ में एक हाथी हुआ करता था, ठीक है, एक हाथी था, बहुत जरूरी हाथी था वो, उसका फेवरेट था, ऐसे समझ लो। ये दो चीजें उठा के ना वो गोली हो लिए, रफू चक्कर हो लिए, है ना। और ये रफू चक्कर होके कहां पहुंच गए भाई मेरे, ये ऊपर पहुंच गए अपने नाना के पास। नाना कौन बैठा है वहां पे, चेतक बैठा है। अब वहां पे वो जब पहुंचे हैं तो भाई मेरे अजात शत्रु आग बबूला हो गया। अजात शत्रु ने अपने नाना को संदेश भेजा कि भाई ये जो भगोड़े हैं इनको वापस करो, है ना, ये बेशक से मेरे भाई हैं, अब इनको छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना। तो और इसकी सनक के बारे में जो है ऑलरेडी नाना को पता था, तो जो चेतक है उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं अपने भांजो इनको भेजता, है ना, अपने नातियों को नहीं भेजता। तो बेसिकली आप समझो कि उसके नाना है एक तरह से अजात शत्रु के। अब अजात शत्रु सनक गया, उसे कोई मतलब नहीं है किथ और किन से, है ना। अगर वो इनके हाथ में लग जाते ये लौंडे तो जाते काम से, है ना। और दूसरा, अब चेतक को भी नहीं छोड़ेगा। अब ये हाल हो गया, तो भाई इसने बोल दिया कि अब तुम नहीं बचोगे। तो यहाँ पे दड़ हमले। अब उसके पीछे दो कारण बनते हैं, एक तो ये कारण बन गया, और दूसरा कारण क्या बन गया भाई मेरे, डायमंड की माइन बन गई कि भाई ये डायमंड की माइन कॉमन हुआ करती थी, तुम ज्यादा खोद रहे हो, है, तुम ज्यादा डायमंड निकाल रहे हो, हम कम डायमंड निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करने देंगे। जब हमने बोला आधी आधी, तो आधी आधी क्यों नहीं हो रही, तुम ज्यादा क्यों खोद रहे हो, तो उसके चक्कर में भी कांड करना है। तो कुल मिला के आप समझो कि इसने जो है इधर हमले की पूरे के पूरे कोशिश की, और लगभग मैं बता रहा हूं 16 साल तक ये इतना भयंकर युद्ध चलता रहा। 16 साल इस आदमी ने केवल और केवल ऊपर उसको जीतने के लिए, अपने नाना को हराने के लिए लगा दिए। आप देखो कि बिंबिसार जहां पे एक तरफ बहुत सूझबूझ वाला व्यक्ति था, उसने जहां पे मैट्रिमोनियल अलायंस का रास्ता चूज किया कि भाई मेरे को अपना इतना इनपुट इधर नहीं लगाना है, मैं दूसरी तरफ एक्सपेंशन कर लूंगा अगर यहां पे मेरी सेटिंग हो जाती। क्योंकि आप देखो कि यहां पे आने के बाद आगे कुछ नहीं है, आगे भाई माउंट एवरेस्ट वगैरह पहाड़ियां हैं, आप इसके बाद कहां जाओगे। कॉमन सेंस भी लगाने की चीज होती है ना। यानी कि आप देखो कि नेपाल के ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते, इधर उधर फिर भी जा सकते हो, लेकिन ऊपर और जाने की जगह नहीं है। तो उससे अच्छा है कि पहले नीचे की एक्सपेंशन कर लेते हैं भाई मेरे। तो यही बिंबिसार का कॉमन सेंस भी थी और उसने वो किया भी। लेकिन इसने जो है यहाँ पे 16 साल जो है, आप देखो जैसे वो औरंगजेब था ना, तो वो मराठाओं के साथ वहां बुरहानपुर वाले एरिया में फंस गया, सेम ऐसे ये यहाँ फंसा हुआ है, और दड़ा दड़ उधर जो है युद्ध चल रहे हैं इनके, ठीक है। फिर 16 साल के बाद जो है उस कॉन्फिडरेसी को हराने के लिए भी इतना आसान नहीं था उनकी कॉन्फिडरेसी को हराना। क्योंकि वहां पे आप समझो कॉन्फिडरेसी क्यों बोल रहा हूं मैं, ओलिगैर्ची थी भाई मेरे। ओलिगैर्ची में क्या होता है कि 8 बड़ी बड़ी क्लैन हुआ करती थी, वो 8 चीफ हुआ करते थे जो आपस में मिलकर उसको चला रहे थे। अब वहां पे उनको भड़काने के लिए इसने एक मिनिस्टर को भेजा था, उसका नाम था वसाकर। ये आपसे प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है जी। तो वसाकर के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है कि किसको भेजा था इसने, तो वसाकर को भेजा था, और उन सब के बीच में 8 लोगों के बीच में फूट डाली उसने, तब जाके जो है उनको हराने में ही कामयाब हुआ। नहीं तो उनको हराने का इसके पल्ले दम नहीं था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वही घर क्या भेदी लंका ढाए वाली बात है। तो वाजी कॉन्फिडरेसी को इस तरीके से इसने जो है तोड़ा है, इस तरीके से उसको खत्म किया है, जैसे अंग्रेजों ने किया वैसा वाला हाल इसने भी किया। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहां तक नहीं भाई रुक रहा है ना, ऊपर वाले में कर लिया, तो इधर जो है कौशल राज्य था। अब कौशल वाले जो है पहली काशी दे चुके थे इसके बाप को, लेकिन नहीं हट रहा है भाई मेरे, तो इधर कौशल वालों पे भी हमला कर दिया कि नहीं नहीं हम सिर्फ काशी से संतुष्ट नहीं है, अब आगे भी हमें चाहिए। तो सारे का सारा कौशल भी जो है अपने अंडर कर लिया इसने। उसके बाद आप देखिए कि ये अवंती वगैरह तो पहले भी वो कर ही चुका था, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर लिच्छवियों का जो डर था यहां से कि लिच्छवी हम वापस से इधर ज्यादा तेजी से हमला ना कर दें, तो यहां पे एक किला भी उसने राजगृह में बनवा लिया था ताकि अपना जो डिफेंस मजबूत रख पाए। अब इतने सारे युद्ध जो लड़ रहा है, किसके दम पे लड़ रहा है, क्या ऐसा इस्तेमाल कर रहा था, तो मैं क्या बोलता हूं हमेशा, इनोवेशन में जो आगे जाएगा वो जीत जाएगा, है ना। आप देखो इसने इनोवेशन क्या किया, एक तो बनाया रथ मुसल और दूसरा बनाया महाशिला कांति का। अब रथ मुसल समथिंग लाइक दैट कि आपने वो बाहुबली मूवी में ये दोनों
दोनों ही चीज देखी होंगी। भल्लाल देव के पास ये देखा था एक, उसमें तो हेलीकॉप्टर सा था ना, इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि गदा वगैरह लगे होते हैं, वो गोल गोल से घूमते रहते हैं। तो और आगे भी जो है ये बर्छे से लगे हुए हैं, जहां जहां भी ये जाएगा रथ धड़ाधड़ चलता जाएगा, वहां पे काट पीट में मचाता जाएगा। एक तो इसने ये सिस्टम क्रिएट किया है ना। दूसरा इसने सिस्टम तोप जैसा, जैसे तोप होती है तो तोप का ही एक इनिशियल वर्जन आप मान लीजिए महाशिला कांति का। अब इसमें क्या होता है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर और आग के पत्थर जो मर्जी आप करना चाहें उसमें, है ना, और ये पत्थर जो है यूं करके और यूं छोड़ दिए जाएंगे। तो सामने वाले ने किला बंद भी कर रखा है, तो बंद किले के अंदर भी जो है तबाही मचेगी भाई मेरे, वो कैसे रोकेगा, उसके पास कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो ये दो तरीके से जो है इसने धड़ाधड़ फायरिंग की है, तब जाके ये जीता है। अब जो इसने किया अपने बाप के साथ, वही इसके साथ भी हो गया। आप देखो एक्सपेंशन मोड, इतना सारा जीत भी लिया, सब कर लिया, लेकिन अंत में जाके क्या है, वही कब्र में पैर धरा है भाई मेरे। अब इसका जो बेटा आता है उदाइन क्या करता है, इसको उठा के हड़का देता है भाई मेरे। पहले बोल रहा है उदाइन की पापा मेरे को बना दो राजा। ये बोल रहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी नहीं आया है, पापा बुढ़ा होने को है, लेकिन हट नहीं रहा है राजा बन के ही रहेगा। तो एक दिन जो है उदाइन को दिमाग खराब हुआ, पकड़ के जो है अपने पापा को हड़का दिया, झटका दिया भाई मेरे, खत्म, है ना। तो जो इसने बिंबिसार के साथ किया वही इसके साथ होगा, कर्मा रिटर्न्स। अब जाके जो है गद्दी पे कौन बैठेगा, उदाइन बैठेगा। अब ये टाइम जो हुआ 461 बीसी का हुआ भाई मेरे। तो ये जो है कहानी आपको ध्यान में रखनी है। कुल मिला के इसने जो नीति अपनाई, ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, विस्तारवादी नीति अपनाई थी, यानी कि एक्सपेंशनरी मोड अपनाया था। काशी और वज्जी के साथ जो है धड़ाधड़ पागल की तरह युद्ध करे जा रहा था। और वहां पे वो डायमंड माइन के बारे में मैंने, हीरो की एक खान के बारे में भी आपको बता दिया है, जो एक नई चीज मैंने बताई है। एक जो इसके भाई होते थे वो हाथी और एक डिवाइन मूर्ति जो है वो उसको चुरा के ले गए थे, वो एक चक्कर बता दिया। फिर वाजी को तोड़ने का तरीका था, जो मंत्री वसक्कर को जो वहां पे भेजा है, और उसके बाद कौशल और वैशाली के खिलाफ युद्ध जीत लिए, पूरा का पूरा एक्सपेंशन कर दिया। लिच्छवी हमलों से बचने के लिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा किलाबंदी कर दी, ये किला बनवा दिया था। ये सारी कहानी समझ ली। और राजगृह के अंदर एक स्तूप भी बनवाया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुल मिला के महाशिला कांति का और रथ मूसल इस पे होता था, जिससे कि ये जीत पाया था। और उदाइन जो इसका बेटा है वो इसकी हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है जी। अब जो रूलर आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड वाला रूलर आएगा, उदाइन। क्या कहानी समझे आप, कह रहे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बिल्कुल सही बात है। और आपने देखा कि कितनी मजेदार कहानी है और क्या क्या चीज हो रही है यहाँ पे। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ इसके बारे में, जब बात हुई ही है, एक कल को जो ना एक औरत है उसके बारे में भी पूछ सकता है। वो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो ये वाजी जगह है, यहीं पे जो है एक औरत हुआ करती थी, उसका नाम क्या था, अम्रपाली। यहां पे कहीं लिख देता हूं मैं, आम्रपाली। ये आम्रपाली जो है, सुना था इसने कि बहुत सुंदर है, उसके मुंह में बह गया था। और बाद में जब ये जो है, ये भी एक कारण बना कि ये वहां पे जो है उस पूरे एरिया को जीतना चाह रहा था, लिच्छवी को। ये कुछ वैसा ही हो गया, वो जो आपने कौन सी ये कहानी आई थी अभी यार, खिलजी वाली जो थी ना, क्या मूवी थी यार वो खिलजी वाली, मेरे को तो पद्मावती, है ना। तो ये बिल्कुल वही सेम सी सिनेरियो आपको यहाँ लग रहा होगा। हालांकि मुझे ये लगता नहीं है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये किसी ने हो सकता है कि अपनी कविताओं में लिख दिया हो, लेकिन ये बड़ी छोटी सेंस की बात है कि एक औरत के लिए उसने युद्ध कर लिया होगा, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये लोग तो औरत को वैसे भी ज़्यादा कुछ समझा नहीं करते थे, तो सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए इतना बड़ा युद्ध कर लिया, इतनी बड़ी सेना दाव पे लगा दी, ये थोड़ा हजम नहीं होता है। पैसे के लिए क्या हो, एक्सपेंशन के लिए क्या हो, ये फिर भी है। तो लेकिन ये आम्रपाली का नाम ध्यान में रखना। और एक चीज ध्यान रखनी है कि आम्रपाली जो है बाद में इससे शादी नहीं करती है, वो फिर बुद्ध के साथ ही निकल लेती है। ये मैंने देखा सब लोग मतलब बुद्ध के प्रवचनों के साथ, है ना, कि उसको बुद्ध के ही प्रवचन अच्छे लग रहे थे, तो उससे जो है इंस्पायर हो जाती है। सब बुद्ध के साथ ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो क्या जरूरत थी राजा बनने की, बुद्ध ही बन जाते हैं। आधे लोग तो अरे मैं बुद्ध बनूंगा भाई, ठीक है। चलो जी कह रहे हैं कि हु लेटर एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, ये मैं लिख देता हूँ, आधे लोग नहीं तो फिर बाद में परेशान उतरेंगे। तो इसने जो है बुद्धिज्म जो है एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। चलिए आधे लोग सोच रहे होंगे सर डेली लिटर लगाते हैं उसके बाद पढ़ाते हैं। चलिए थर्ड रूलर जो अब आता है यहाँ पे, वो आ गया आपका उदयभद्र कह लो या उदाइन कह लो, इसके दो नाम हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। अजातशत्रु को किल करता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। अब ये जो मेजर काम कर रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन कैपिटल शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। आप देखो कि अब पापा ने जो है ऊपर तक जीत लिया है सारे का सारा,
और वाजी कॉन्फिडरेसी को भी खत्म कर दिया है वहाँ, यानी कि अब मगध का ही राज हो गया है। अब वहाँ ये क्या कर रहा है, आप समझो मैप पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जैसे ये मगध है और ये वाजी था, तो ये अब मैप कुछ ऐसा हो गया है। अब पहले यहाँ पे थी राजधानी राजगृह में, अब राजगृह से ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है वैशाली में, ठीक है। तो ये वही कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए शिफ्टेड दी कैपिटल फ्रॉम ऑफ मगध फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, कह लीजिए, मैं वैशाली कह रहा हूँ, मैं पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र में जो है अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेता है, जिसको लगभग लगभग आपका आज का क्या हो गया, पटना। आज की डेट में आप पटना बिहार का समझ सकते हो, सब बिहार के अंदर ये सारा सारा चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र या फिर पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया, तो वो भी इसी ने बसाया, आप ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो है ये जैन धर्म का पालक बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा इसके बाद दो राजा और हुए हैं, अनिरुद्ध और मुंडा, जो उतने फेमस है नहीं है और ना ही उनके बारे में कुछ खास पढ़ने लायक है। केवल इसके बारे में भी इतना ही था पढ़ने लायक, कुछ भी नहीं है, केवल कैपिटल शिफ्ट जो है कि पाटलिपुत्र में अपनी कैपिटल ले जाता है, बस दैट्स ऑल। और लास्ट रूलर की मैं बात करता हूं तो नागदशक बनता है ना, इसके बाद दो आते हैं, फिर आखिरी में जो है लास्ट रूलर नागदशक आएगा और उसके बाद अगली डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। इस नागदशक को कोई मारेगा, शिशुनाग मारेगा और वो जो है यहाँ पे बैठ जाएगा गद्दी में। तो कुल मिला के आप समझो कि नागदशक का जो रीजन चलता है 437 से 413 बीसी तक चलता है और यहीं पे हरियंका खत्म हो जाता है। बड़े बड़े राजा आए और गए, कोई नहीं है यहाँ पे किसी को लेने देने वाला, ठीक है। आप देखो, लेकिन बुद्ध के जो विचार है वो फिर भी चलते रहे। तो उदयभद्र इसका नाम है, अजातशत्रु का बेटा है, उसी को लुढ़का के गद्दी पे बैठता है। राजगिरा से पाटलिपुत्र जो है अपनी पूरी की पूरी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है, यही इसके बारे में खास बात है। और आधुनिक पटना आज की डेट में आप देखते हो जो, वही पाटलिपुत्र और उसको इसी ने बसाया था और जैन धर्म का अनुयायी भी यही बनता है। और अंतिम शासक जो मेजर है वो नागदशक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हरियंका का रूज जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कुछ ये नहीं था, क्वेश्चन मैं ठीक कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था, ये मैंने हटा दिया है यहाँ पे, एक सेकंड दे दीजिए बस मुझे। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप भरिए, ये ऐसा था कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। तो फॉर मैनी ईयर्स डैश वाज द कैपिटल ऑफ मगध इन बिहार, लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो ये वही पूछ रहा है कि कई सालों तक इसकी राजधानी कौन सी थी, तो राजगृह भी आप कह सकते हैं, या कल को जो है गिरिवराज का नाम आ जाए तो गिरिवराज भी जो है इसकी राजधानी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जो है लेकर कौन गया था पाटलिपुत्र में, तो उदयन लेके गया था। ये प्रश्न इस तरीके से घुमा के भी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है जी। चलो, अब आ जाता है आपका गद्दी पे शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है, नागदशक को लुढ़काता है भाई मेरे, है ना, कि आजा भाई लपेटे में ले लिया इसको, तो है ना, ये इतना काबिल है भी नहीं है, अब मौका सही लगा है, अब एक एक को पकड़ के लुढ़काएंगे। तो शिशुनाग ने घटोच लिया और पूरा का पूरा इसको लुढ़का दिया। अब गद्दी पे बैठ गया शिशुनाग। अब शिशुनाग यहाँ पे बैठा है तो अब नई डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, है ना। पीछे सिस्टम वही चलता रहता है भाई मेरे, बस राजा बदल जाते हैं, डायनेस्टी बदल रही है, जगहें तो वही हैं सारी की सारी। और अब इसके वंशज आने शुरू हो जाएंगे, यानी हरियंकों के वंशज ही खत्म हो गए ना भाई मेरे, उसका कोई लेना देना ही नहीं रहा। जी जी, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। तो ऐसे करके आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये नागदशक का ही भाई जो है शिशुनाग जो है मिनिस्टर हुआ करता था। एक दिन जो है मौका देख के इसके सीने में खंजर घोंप दिया और खुद जो है गद्दी पे बैठ गया। अब जो मैंने आपको वैशाली की अभी मैं बात कर रहा था कैपिटल शिफ्ट की, देखो राजगृह से कैपिटल शिफ्ट अगर आप बोलेंगे पाटलिपुत्र जो कर रहा है वो उदयन कर रहा है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा अलग जगह पे कर रहा है। अब मैं वो वापस से मैप बनाता हूं, इधर जो है आपका मगध है और ऊपर जो है वैशाली है, तो ये यहां से जो है इस तरफ लेकर जा रहा है कैपिटल को, ये वैशाली की तरफ लेके जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध टू वैशाली, वापस से वैशाली में नीचे भी लेकर आएगा कोई, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मगध की कैपिटल को वैशाली कौन लेकर गया है, वो शिशुनाग लेकर गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहीं से जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसके अलावा ही कॉन्कर्ड अवंती एंड एनेक्स्ड इट टू मगध। अब देखो अभी तक जो है अवंती खाली घूम रहा था, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैप पे अगर आप देखते हो तो ये सारे का सारा एरिया इधर है और अवंती यहाँ पे था, ठीक है। और अवंती का जो चंद्रप्रद्योत था उससे बिंबिसार ने जो है वो तो डील कर रखी थी, ब्रदरहुड अलायंस था, लेकिन जीता तो नहीं था ना अभी। तो इसने क्या किया, इसने इस अवंती को भी मगध में मिला लिया। आप समझ रहे हैं, तो मगध अब काफी बड़ा हो गया है, आप ऐसी इस बात को समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आता है टाइम काल अशोक का, लेकिन पहले हिंदी वालों को भी समझा देता हूं। तो नागदशक अंतिम शासक बनता है हरियंकों का। नागदशक को मार के शिशुनाग जो है वो इस वंश की स्थापना करता है, शिशुनाग वंश की। इसके अलावा मगध की राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित भी यही आदमी कर रहा है और अवंती पर विजय प्राप्त करके मगध में मिला लेता है। ये इसका
मेजर चीज कर रहा है। अब बात आती काल अशोक की। ये काल अशोक जो है, अशोका मत समझ लेना इसको, काल अशोक इज डिफरेंट और अशोका इज डिफरेंट। वो तो मौर्य है अशोक जो, वो तो आएगा अभी, है ना, लेकिन ये काल अशोक जो है इसी का दूसरा नाम है काकावरीन। ये दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए बनता है क्योंकि आपको मैं अब याद करवाता हूं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। मैंने जब आपको पढ़ाया था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, तो मैंने बोला था काल अशोक ने इसको पैट्रोनाइज किया है, आप याद कीजिए अगर नहीं है तो। और फर्स्ट वाली अजातशत्रु ने की और दूसरी वाली काल अशोक ने की है। ये बातें आप वैसे भी अब जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी समझ पाओगे, क्योंकि मैंने एक के बाद एक चीजें बताई हैं, तो अब आपको शायद भूलेगा नहीं वो चीज। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी समझ सकते हो कि अजातशत्रु ने पहली ही की होगी, अजातशत्रु दूसरी को नहीं कर सकता है। पॉइंट समझ रहे हो? और अशोक भी ऊपर वाली नहीं कर सकता, अशोक अगली वाली करेगा, है ना। तो अशोक भी जो है इन दो को तो कर ही नहीं सकता, अशोक तो बहुत बाद में आ रहा है। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अशोक भी करता है एक को, और फिर कुशांश जो है, कनिष्क जो है वो सबसे आखिरी वाली को करेगा, चौथी वाली को। तो कनिष्क तो बहुत ही आगे है। तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के इन चीजों को याद रख सकते हैं। तो काल अशोक का टाइम जो चलता है 395 से 367 बीसी के आसपास का चलता है। और ये किसका बेटा है? शिशुनाग का ही बेटा है भाई मेरे, काकावरीन के नाम से फेमस है। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, जो वैशाली में हुई थी, अब आप समझ पाएंगे कि वैशाली में क्यों हुई थी, क्योंकि वैशाली अब मगध के अंडर है और ये जो है उसको पैट्रोनाइज कर रहा है, सबसे पावरफुल किंगडम है। तो वैशाली में जो है उसको पैट्रोनाइज कर रहा है, क्योंकि वैशाली ही अभी कैपिटल भी है भाई मेरे। लेकिन बाद में ये क्या करता है, जो मगध को है पाटलिपुत्र ही जो है, वहीं पे अपनी कैपिटल को वापस से शिफ्ट कर लेता है, यानी कि वैशाली से वापस से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लेता है। अब ये देखिए कि जो कैपिटल शिफ्टिंग चल रही है, कौन कहां लेके जा रहा है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो फिर आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे दोस्त, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, तीन चीजें मैं बना देता हूं यहां पे आपको। सबसे पहले तो कैपिटल क्या है? राजगृह, फिर जो है पाटलिपुत्रा, और फिर वैशाली। अब देखो कि राजगृह से पाटलिपुत्र गई कैपिटल, और फिर पाटलिपुत्र से वैशाली गई कैपिटल, और फिर वैशाली से वापस से पाटलिपुत्र आई। तो ये सारा क्रम आपको याद होना चाहिए, 1, 2 और फिर वापस से 3। ये 3 सिस्टम जो है आपको याद होने चाहिए कैपिटल के, तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन जो है गलत ही आप करके आ जाओगे, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट वाला जो है वैशाली से वापस से जो है कौन लेकर आ रहा है पाटलिपुत्रा में, वो यही लेकर आया काल अशोक। और इससे पहले जो है पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लेके गया, तो वो शिशुनाग लेके गया। और जो उदयन है वो उसने क्या किया, राजगृह से पाटलिपुत्र लेके गया। तो ये 3 सिस्टम आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप कि ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर यहां पे आखिरी रूलर जो इनका बनेगा वो बनेगा महानंदी। और महानंदी जो है भाई मेरे, ये शिशुनाग डायनेस्टी का आप समझो कि यहीं पे अंत भी होना है। और ये महानंदी का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये महानंदी का नाम इसलिए बोल रहा हूँ याद रखने को, क्योंकि अब जब मैं नंद वंश आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर वापस से महानंदी के साथ कनेक्ट करूंगा। एक बार देख लेते हैं कि इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, काल अशोक का जो शिशुनाग का पुत्र है, काकावरीन इसका नाम है। और वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है उसका जो है उसको करवाता है ये। साथ में जो मगध की राजधानी को वापस से पाटलिपुत्र लेके जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और आखिरी शासक जो है वो महानंदी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है सारा का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आप देखो राजगीर से वैशाली, अब ये जो है इन फोटोज से भी आप जो है बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और ये देखो वापस से वैशाली से पाटलिपुत्र, तो ये सारा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बनाई ही माइंड मैप उस एंगल से है। पहले इसके सवाल कर लेते हैं, फिर मैं महानंदी के साथ वापस से आपको रिकनेक्ट करता हूं। आप देखिए शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, ये हमसे पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज, तो ये अभी लेटेस्ट का सवाल आया है भाई मेरे, तो इसको देख लेते हैं। इसने क्या किया था भाई मेरे शिशुनाग ने, जो काम बिंबिसार नहीं कर पाया वो इसने कर दिया। क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे चंद्र प्रद्योत और बिंबिसार बहुत ऊपर के लेवल के लोग थे, है ना। हो सकता है चंद्र प्रद्योत का जो सक्सेसर आया होगा वो उतना अच्छा ना आया हो, है ना, और उतने अच्छे से संभाल नहीं पा रहा, और इसने मौका देख के जो उसको हड़प लिया। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई बिंबिसार से भी महान शासक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। होगा नहीं होगा वो एक अलग की बात है, लेकिन कंपैरिजन ऐसे नहीं होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। वो कंपैरिजन तब होता है कि भाई उधर किस लेवल का आदमी है और इधर किस लेवल का आदमी है, तब जाके कंपैरिजन हो पाता है, ठीक है। तो जो बिंबिसार बट कर नहीं पाया था, तो वही मैं बोल रहा हूं, इसने जो है अवंती को अपने साथ मिला लिया था, मालवा के रीजन को मगध का पार्ट बना लिया था, यही इसका सबसे बड़ा काम था। चलिए, तो अब जो है हम नंदों की बात करेंगे। नंदों का तो भाई आप समझो कि नेक्स्ट लेवल के हैं ये नंद। अभी इनके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे तो आपको और इंटरेस्ट जाग जाएगा। लेकिन आप देखो, अगर किसी ने एक छत्र राज पहली बार भारत के अंदर कायम किया है तो वो नंद लोग ही हैं। लेकिन ये जो नंदों का पूरा कार्यकाल है ना, ये
एक खास वर्ग को जो है अच्छा नहीं लगा, और वो वर्ग कौन सा था? वो ब्राह्मण वर्ग था भाई मेरे, या फिर कहें कि ब्राह्मणिज्म जिन्होंने फैलाया उनका वर्ग था पूरा का पूरा। उन्होंने यही बोला कि जैसे ही इनका नंदों का शासनकाल आता है, वो यही बोलते हैं कि भाई अब कलयुग आ गया, यानी इस नंदों के शासनकाल को वो कलयुग से कंपेयर कर लेते हैं, और नंदों को कहीं ना कहीं हीन भावना से देखते हैं, और बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि नंद जो है बेकार लोग हैं, घटिया लोग हैं। लेकिन इन्होंने सबकी नाक में दम कर दिया था। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई नंदों को इतनी घृणित तरीके से जो है ब्राह्मण देख रहा है ना? तो क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? तो मैं उसके पीछे का कारण भी आप लोग को समझा देता हूं। एक्चुअली में क्या है भाई मेरे, यहां पे पहले कौन बैठा था? महानंदी। महानंदी बैठा है। अब वो महानंदी, ऐसा बोला जाता है कि महानंदी जो है, अब अपनी रानियां वगैरह तो है ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं ना कि अपनी रानियों से ही जो बहुत काबिल शासक पैदा हो, है ना? तो रानियों के साथ तो जो कर रहा था सो कर रहा था। एक दिन एक दासी अच्छी लग गई भाई मेरे, है ना, और बुला लिया दासी को कमरे पे, और जो करना था कर लिया। अब वहां से क्या हुआ भाई मेरे, एक बच्चा पैदा होता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो वहां से एक बच्चा पैदा होता है, और उसका नाम क्या पड़ता है? ये महानंदी है, और उसका नाम पड़ता है महापद्मानंद, ठीक है? अब ये महापद्मानंद इसी का एक तरह से महानंदी का बेटा है, लेकिन अब ये मौका देखता है, और ये थोड़ा सा तेज तरार भी है, और वहां पे महलों के अंदर जब पल बढ़ रहा है तो देख रहा है सारी की सारी गतिविधियों को भी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत स्मार्ट रह रहा है, और बाकी सबको जो है, जितने भी रूलर यहाँ पे आगे आने वाले हैं, उन सबको साइडलाइन करके खुद गद्दी पे बैठ जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा सत्यानाश मचा देगा इनका, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है अब इसके साथ, आप सोचेंगे कि तो वो भाई जब ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ये चाहता है कि कोई रॉयल ब्लड जो है वही सिंहासन पे बैठे, क्योंकि वो जो सिस्टम चलता आ रहा है ब्राह्मण का, वो तभी चल पाएगा। क्योंकि आप समझो ना कि अगर आपके बाप ने बिल्कुल सेम वही काम किया ब्राह्मण की बातों को सुन के, तो बच्चा भी वही करेगा ना, आप भी वही काम करोगे और आपका बच्चा भी वही करेगा। बहुत ईजी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाना ईजी है, आप कुल मिला के ऐसे बात कह सकते हैं। लेकिन महापद्मानंद को तो किसी ब्राह्मण ने सपोर्ट नहीं किया है। अब आप सोचो कि जिसको, ये बिल्कुल वही है, सूतपुत्र कर्ण जैसी कहानी हो जाएगी पूरी की पूरी, है ना? अब जो आदमी इतनी हीन भावना से रह रहा है, दासी के पुत्र से फेमस हो रखा है भाई मेरे, है ना, और नीच जाति का समझा जा रहा है जिसे, है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल नीच जाति का व्यक्ति है एक तरह से महापद्मानंद। अब इतना लोअर स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति को ब्राह्मण जो है वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उनका सारा सिस्टम तोड़ के जो आदमी गद्दी पे बैठ रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चल के धनानंद चाणक्य की बेइज्जती ना करे, और चाणक्य को जो है अपनी जो है राज सिंहासन के बगल में बिठा ले, और एक गुरु की तरह नियुक्त कर दे? अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अब लगा पाए तो। कहानी समझ में आई आपको? कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? यानी सिस्टम ही तोड़ दिया इस आदमी ने, आप समझो। तो ये एक नेक्स्ट लेवल का ही आदमी हम इसको बोलेंगे कि भाई, जिसने, आप समझो ना कि, और इसने अपने आप को क्या बोला? क्षत्रिय अंत का, कि भाई सर्व क्षत्रिय अंत का हूं मैं, यानी कि जितने भी क्षत्रिय हैं जो अपने आप को बहुत ऊपर का समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको तोड़ने के लिए कोई नहीं यहां पे बैठा है, तो मैं सब क्षत्रियों का ही नाश कर दूंगा उठा के। और इसने ये करके भी दिखाया। मोटा मोटा मैं एक रफ एस्टिमेट दूं तो महापद्मानंद की ये जो आर्मी है पूरी की पूरी, आप समझो कि 2 लाख की तो स्टैंडिंग आर्मी लेकर बैठा है ये आदमी, 2 लाख की स्टैंडिंग आर्मी, है ना। और मोटा मोटा आप देखें तो 20-25 हजार तो ये घुड़सवार लेकर बैठा है उस टाइम पे। आप देखो कितना ज्यादा, इतना पैसे कहां से दे रहा था, ये सोचने वाली बात है ना। और ये जब आता है तो एक छत्र राज बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सोच रहा है कि भाई अब जितने भी यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में क्षत्रियों का अंत इसको करना ही पड़ना था, क्योंकि आप देखो ये साम्राज्य कहां तक फैला रहा है, तो ये यहाँ पे जो बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, कौन है? ये सारे के सारे क्षत्रिय ही तो राज कर रहे हैं उस टाइम पे। और उनको चलाने का काम कौन कर रहा है? वो ब्राह्मण कर रहा है। कुछ कुछ जगहों पे जरूर बुद्ध धर्म या जैन धर्म जो है आए हैं बीच में, लेकिन अभी भी जो है चला वही रहे हैं बाकी के लोग, है ना। तो कुल मिला के कहानी ये है दोस्तों कि ये इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखेगा, इतने सारे घुड़सवार रखेगा, है ना, और काफी सारे जो है हाथी उथी भी रखते हैं। लेकिन हाथियों का मैं वैसे बताऊं आपको कि हाथी को इस्तेमाल करना एक बहुत खतरनाक चीज होती है युद्ध के अंदर। हालांकि पोरस तक के टाइम में भी जो है हाथी यूज होंगे अभी, जहां पे हम आज की क्लास का अंत करेंगे। लेकिन आप समझो कि हाथी को क्यों युद्ध में नहीं रखना चाहिए है। अब होता क्या है भाई मेरे, कि इधर आपकी सेना है और इधर जो है आपके शत्रु की सेना। आपने हाथी को इधर भेज दिया, अब हाथी को इधर भेज दिया तो भाई वो इनकी सेना का नाश तो करेगा, लेकिन अगर उन लोगों ने हाथी को किसी भी तरीके से आपकी तरफ वापस मोड़ दिया तो जितना नुकसान इनका कर रहा है ना उससे डबल आपका कर देगा। क्योंकि वो कैसे तोड़ सकते हैं हाथी को? भाई एक भाला लेगा और उठा के जोर के उसके माथे पे मारेगा। अब हाथी चरमराएगा तो उसको लगेगा कि इधर से खतरा है, वो वापस से अपने उधर जाएगा। आप समझो कि अब हाथी और सनकी हो गया है। अब जो आदमी घायल है, घायल शेर और खतरनाक होता है, तो इस सेना का नाश करता जाएगा। इसी
वजह से जो है लगभग मुझे लगता है कि पोरस के टाइम के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने बहुत ज्यादा हाथियों को युद्ध के अंदर इस्तेमाल किया हो। हाथी नहीं तो उससे पहले इस्तेमाल हो रहे थे। आप ऐसे समझो धड़ाधड़ हाथी भी रखे हुए, 5-5, 6-6 हजार तो हाथी रखे हुए हैं इन लोगों ने, है ना, कि भाई इस्तेमाल करेंगे। अब कौन है इसकी टक्कर में, है? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, उड़ा दिया सबको, आ जाओ भाई लाइन से आ जाओ। और ये जो है एक छत्र राज पूरा का पूरा बना देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करने वाले हैं महापद्मानंद की, जिसने पूरा सिस्टम तोड़ के एक नया सिस्टम वहां पे क्रिएट कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ब्राह्मण को वो पसंद नहीं आएगा, और उसने यही बोला कि ये एक नीच जाति का व्यक्ति, आप देखो कि जिस नीच जाति के व्यक्ति को वो पढ़ने नहीं देते हैं, सुनने नहीं देते हैं, उस आदमी को सिंहासन पे कैसे मंजूर कर लिया जाएगा, ये भी एक सोचने की बात है। उस समय के हिसाब से आप सोचिए, आज के हिसाब से नहीं सोचना, उस समय के हिसाब से सोचिए कि ये कैसे मंजूर कर लिया जाएगा कि एक नीची जात का व्यक्ति जो है सिंहासन पे ही बैठ जाए और सारा सिस्टम ही तोड़ के रख दे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, जो है जिसके भी अंदर दम है आ जाओ, है ना। अगला इतनी सारी आर्मी लेके बैठा है, 2 लाख तो खड़े कर देगा आगे, है, मारो, किसको मारोगे? एक एक बंदा जो है एक एक पत्थर मारने भी जाएगा तो सामने वाले को उड़ा के रख देगा। बताओ किसके अंदर दम है? तो कौन करेगा, कौन लड़ेगा इससे? तो पूरा अंपायर खड़ा कर दिया भाई मेरे। अब आपको बाद में सिकंदर आ रहा है, सिकंदर जो है नहीं दम दिखा पा रहा धनानंद के ऊपर हमला करने का। काहे को नहीं दिखा पा रहा? महापद्मानंद सिस्टम ही ऐसा सेट करके गया था कि सिकंदर के पल्ले भी दम नहीं था कि तोड़ दे उस सिस्टम को। आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला एम्पायर बिल्डर अगर किसी को बोलेंगे हमारे हिंदुस्तान में तो वो नंद ही है। और बाद में आप बेशक से ये बोलते रहिए कि चाणक्य ने जो है पूरा का पूरा वो एक छत्र राज करने की कोशिश की है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कौन सा, अखंड भारत बनाने की कोशिश की है। तो वो तो ये भी बना लिया उन्होंने भी। इन्होंने कौन सा नहीं बनाया अखंड भारत? इन्होंने कौन सा विदेशियों को घुसा रखा था यहाँ? वो तो इन्होंने भी बना लिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसे सिस्टम है। ठीक है जी। अच्छा, कहने में बहुत बड़ा फैन हूं, धन्यवाद आपका भाई, जो भी फैन कूलर पंखे हैं। तो महापद्मानंद के बारे में पहले देख लेते हैं। 343 से 329 बीसी तक ये बैठेगा। अब पेपर में इस बार क्या हुआ, एडिक्विटी ने जो है गलत क्वेश्चन दिया। अब हो सकता है कि लोगों ने चैलेंज किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन का पूछा हमसे उसमें 5th सेंचुरी लिखा होता है। जबकि आप देखो 343 से 329 बीसी जो बनती है ये कोई 5th सेंचुरी नहीं बन रही है, ये 4th सेंचुरी बन रही है। तो इसीलिए मैंने यहां सेंचुरी भी लिख दी है। स्टार मार्क कर लो। पेपर में इस बार एडिक्विटी ने गलत पूछा है, ये हमने उत्तर नहीं गलत दिया, उन्होंने ही गलत दिया हुआ है। इसके अलावा ये फाउंडर है और पहला रूलर है किसका, पूरे के पूरे नंद साम्राज्य का, नंद डायनेस्टी का। एक तो ये बात आप समझेंगे। और एक रथ यानी कि एम्पायर बिल्डर, ये अपने आप को इसने उपाधि दे रखी थी, उसका नाम था एक रथ, और इसको बोलते हैं एम्पायर बिल्डर। सबको झुका के अपने अंडर बिठा लिया था भाई मेरे इस आदमी ने। और साथ में एक नाम था सर्व क्षत्रिय अंत का, सब क्षत्रियों का नाश करने वाला, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर एम्पायर बिल्डर हो गया, ये भी हो गया, एक छत्र भी हो गया, लगभग सब कुछ हो गया। हाँ, साथ में कलिंग को भी जो है अपने अंडर मिला लिया था। कलिंग को अभी तक मैंने कहीं नहीं बताया था, उड़ीसा का रीजन जो है वो कलिंग बनता है। अशोक जो है जाके वो भी कलिंग को जीतेगा, लेकिन इसने पहले से ही इसको अपने अंडर मिला लिया था। इसके अलावा पावरफुल एम्पायर बना लिया था भाई मेरे। और फर्स्ट एम्पायर बिल्डर अगर कोई भारत के बोलेंगे तो वो ये नंद ही हैं भाई मेरे, जिनको इतनी ज्यादा लोग घृणा से देखते हैं। फिर इसकी डेथ के बाद जो है, इसकी डेथ के बाद जो बनता है वो बनता है धनानंद यहां पे। अब ये धनानंद को ही जो ग्रीक लोग हैं, अब देखो कि ये वो टाइम आ गया है जब अलेक्जेंडर ने भी हमला करना है ना। तो आप समझो कि जो ग्रीक लोग हैं, उधर से ईरानी लोग हैं, पहले ईरानी लोग यहाँ पे टांग अड़ाएंगे, उसके बाद उन ईरानियों को जो है भगाएगा कौन, अलेक्जेंडर, और फिर वो ग्रीक लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो ग्रीक लोग यहाँ पे टांग अड़ाना शुरू कर देंगे। तो ये कहानी जो चल रही है उसी ड्यूरेशन की चल रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी को नाम जो है सेंड्रेमेस या फिर एग्रामीज, ये सेंड्रेमेस या एग्रामीस अगर आपको कोई नाम पूछ लेगा तो ग्रीक लोग इनको जो है ऐसे नाम से बुलाया करते थे। जैसे कि आप समझो अलेक्जेंडर को हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, अलक्षेंद्र, क्योंकि हम अपने टच में बोलते हैं। और वो धनानंद को कैसे बोलते हैं, शेंड्रेमेस, एग्रामेस, जो भी बोलना चाहे वो, है ना। तो वो ऐसे ही बोलते थे, उनसे धनानंद नहीं बोला जाता था भाई मेरे, उनको नहीं आता था बोलना, जैसे वो बोलेंगे तो बोलेंगे भाई मेरे। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। अब ये धनानंद जो है किसके कंटेम्परेरी है ये पूछा जा सकता है। तो एक तो पोरस के कंटेम्परेरी है, पोरस के साथ साथ जो अंबी नरेश हैं उनके कंटेम्परेरी है। अंबी बहुत छोटा राज्य है, और जो अलेक्जेंडर हमला करेगा पहले अंबी को ही अपने साथ मिलाएगा, तो इसलिए मैंने अंबी का नाम ले दिया। अदरवाइज कोई लेने का कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं कि जो उसका नाम लिया जाए। और तीसरा जो है अलेक्जेंडर खुद हो गया। तो अलेक्जेंडर के टाइम का ये पूरे का पूरा जो है एक कंटेम्परेरी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो अलेक्जेंडर की अभी हम बात करेंगे कि युद्ध वगैरह क्या हुआ, लेकिन मैं पहले चाणक्य की बात कर लेता हूँ। ये भी एक डाउटफुल सिचुएशन है कि भाई चाणक्य उस टाइम पे थे या नहीं। जब आप
इतिहासकारों की पूरी कहानी को सुनोगे। मैं ये नहीं कह रहा, हम जो पढ़ रहे हैं वो तो एक नॉर्मल स्टडी तो हम पढ़ते ही हैं, जो हम रेगुलर में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन एक अलग टच भी मैं आपको फ्लेवर भी बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि ये बोला जाता है कि इसके पास जो है चाणक्य आता है, और ये जो है चाणक्य यहाँ पे पूरे वो करने की, एक छत्र राज करने की कोशिश में उसको जो है एक सलाह देता है, या फिर कह लीजिए कि एक अनडिवाइडेड पूरा इंडिया बनाना है, अखंड भारत बनाना है, ऐसी सलाह देता है। लेकिन आप सोचो कि ये बोला जाता है कि ये बहुत ही करप्ट व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में डूबा हुआ है, और जो भी है इसको बोला जाता है, और ये जो है हंसता है चाणक्य की बातों पे, और उसको जो है उसकी शिखा को वो खोलने वाला सीन हो रहा है, वो सब जो भी नौटंकी हो रही है ना, तो वो अपनी शिखा खोल रहा है कि तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, अब जब तक कि मैं तुम्हारे से बदला नहीं लूंगा तब तक मेरे को चैन का सांस नहीं मिलेगी। फिर वो जाता है बाहर, चंद्रगुप्त को ढूंढ रहा है ना, वो सब कहानियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बट पॉइंट ये है कि उसने तो पहले से ही भाई एक छत्रराज कर रखा है, तो आप कौन से वाले एक छत्रराज की बात कर रहे हैं वो भी नहीं समझ में आया, है ना। काफी हद तक तो इन्होंने एक छत्रराज कर ही रखा था, अब कोई 5-7 राज्य नहीं भी कर रखे हैं तो शांति बने रहने तो क्या हो जाएगा उससे भाई, मेरे 5-7 राज्य और मिल जाएंगे तो क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होना है ना। हाँ ये जरूर है कि उस टाइम पे ग्रीक्स लोग आने लग गए थे, बट मैंने वही बोला आपको जैसे कि अलेक्जेंडर आ भी गया तो इतनी दूर से आएगा भाई मेरे कि वो वैसे भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है उसको तोड़ने के लिए, है ना। तो वहां पे कोई पॉइंट नहीं बनता, वो जो चाणक्य वाली स्टोरी है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग का ये मानना है इतिहासकारों का कि अगर चाणक्य इतने इंपॉर्टेंट थे तो अशोक किसी ना किसी शिलालेख में उनका नाम लिख जाता, तो हमें किसी भी शिलालेख में भी नाम नहीं देखने को मिलता है, ना ही किसी माइनर स्क्रिप्ट्स के अंदर कहीं कहीं पे भी जो या मेजर रॉक एडिक्ट्स में कहीं नाम लिखा हो, कहीं पे भी चाणक्य का नाम मेंशन क्यों नहीं किया, जब इतना बड़ा आदमी और पूरा राज्य जिसने बनवा दिया, और आप उनका नाम भी कहीं पे मेंशन करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, एक भी जगह पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इतिहासकार जरूर सोचते हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है, और पता नहीं। अब बाकी जो आप उसको समझना चाहें, तो कुछ लोग का मानना है कि शायद ये करेक्टर बाद में क्रिएट किया हो ब्राह्मण ने, या फिर जो भी है, आप जैसा भी समझना चाहें उसको, ठीक है, वो आपके हाल पे मैंने छोड़ दिया बात। तो कुल मिला के जो है महापद्मानंद की कहानी का मैंने बता दिया, एक रथ या साम्राज्य निर्माता इसको बोल सकते हैं, सर्व क्षत्रिय अंत का बोल सकते हैं। धनानंद की बात करते हैं तो इसको शेंड्रमेस अग्रमीस के नाम से जो है ग्रीक लोग जानते थे, और जो महापद्मानंद है इसने कलिंग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। बस यही इसके अंदर काम की बातें हैं, और इस टाइम पे सिकंदर भी भारत में लगभग आने की कगार पे था, और ये वही टाइम है जब धनानंद जो है यहाँ पे आप समझो एक तरफ जो है पूरा का पूरा, ये मैं अब कहानी बताऊंगा, अभी आज ही की क्लास में करेंगे तो अभी नहीं बताता, आगे ही बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते क्या है, विच रूलर वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी का रूलर जो है भाई अशोक कहाँ से हो जाएगा, अशोक तो अभी पिक्चर में भी नहीं आया है। धनानंद कैसे हो जाएगा भाई, बेटा थोड़ी बनाएगा, बाप बनाएगा ना अगर बनाना है तो। चंद्रगुप्त मौर्य भी कहाँ से हो जाएगा भाई, जब चंद्रगुप्त मौर्य तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये तो अभी आगे आएगा भाई मेरे, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को आएगा, जब धनानंद ही नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो आप इस चीज का, कॉमन सेंस लगा के सी उत्तर मार्क कर सकते थे महापद्मानंद, और इसी को बोलते हैं हेडशॉट लगाना। आप इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते थे अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता है, तो इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए है। अगर ये आपको पता है सही सीक्वेंस, तो फिर आप इसके उत्तर को मार्क कर सकते हैं। फिर ये रहा वो प्रश्न जो इस बार इन्होंने एडिक्विटी ने गलत पूछा है एसएससी के अंदर, और ये देखिए कि बोल रहा अराउंड द डैश सेंचुरी बीसी महापद्मानंद रोज टू प्रोमिनेंस इन मगध। अब ये भाई इसने ऑप्शन में देखिए क्या दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, फोर्थ भी दे देता भाई, क्या आफत आ रखी थी। तो ये गलत है, इसमें एक ई ऑप्शन और मार्क कर लीजिए जो है फोर्थ, है ना। अब वो क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि लगभग 343 के आसपास का टाइम है, आप पीछे देखिए यहाँ पे 343 से 329, तो ये फोर्थ सेंचुरी ही बन रही है मेरे हिसाब से, तो फिफ्थ नहीं बन रही है। बाकी किसी ने कोई नया इनोवेशन कर दिया तो एक बार बता दो कि इसको फिफ्थ बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो इसको फिफ्थ नहीं बोलते हैं। आप बता दीजिए कि इसको फिफ्थ क्यों लिखा गया है इन्होंने, मेरे हिसाब से तो फोर्थ ही बनना चाहिए, है ना। तो ये फोर्थ सेंचुरी जो है होनी चाहिए है। आप बताइए आपको क्या लगता है। बिल्कुल माधुरी ने एकदम सही बताया, अशोक ने भी सही बताया, बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं उत्तर, क्योंकि अब हमने सही पढ़ लिया। यही तरीका है हमारा पढ़ने का कि अगर एग्जामिनर हमसे गलत प्रश्न भी पूछ रहा है और कोई टीचर आया और पढ़ा के चला गया, ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा सोच समझ के सारी चीजों को पढ़ाना चाहिए, और वही मैं करने की कोशिश भी कर रहा हूं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली फिफ्थ इज नॉट द करेक्ट आंसर, मैंने यहीं पे आपको बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पस की। बैटल ऑफ हाइडेस्पस यानी कि झेलम के किनारे ये लड़ा गया युद्ध है, ये वही युद्ध है जिसके अंदर सिकंदर और पोरस आमने सामने हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है कौन सी नदी के तट पे लड़ा गया है, वो झेलम नदी के तट पे लड़ा गया है, और किसके बीच में, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस के बीच में ये पूरे का पूरा युद्ध जो है लड़ा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको वो करवाता हूँ, थोड़ा सा इसका मैप देख लूँ, अगर मैप हमारे पास पड़ा है तो एक सेकेंड दीजिए बस मुझे। हाँ
ये मैप से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप देखना, यहाँ पे एक जगह बनती है, इधर आप देखिए, ये थोड़ा सा ग्रीस का एरिया है। ये अगर आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीस का एरिया है भाई मेरे, ठीक है, ये जो है ग्रीस है। अब जो मैं ग्रीक्स बोल रहा हूँ, ग्रीक्स कहाँ से उठ के आ रहे हैं, आप थोड़ा मैप को ध्यान से देखिए। ये अरब वाले लोग हैं, इधर जो है अरब वाले लोग होंगे, इधर जो है इंडिया वाले लोग हैं भाई मेरे, उधर वो चिंके वाले हो जाएंगे, है ना। और ये पूरा का पूरा जो बीच में अगर आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा वो एरिया है जो अलेक्जेंडर ने जीता है, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि अलेक्जेंडर को हम विश्व विजेता क्यों बोलते हैं, उसके पीछे कारण भी समझ लेंगे, और अलेक्जेंडर का जन्म कहाँ पे हो रहा है और कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धि है अलेक्जेंडर की, वो समझते हैं। आप देखो, ये जो ग्रीस जगह है, यहाँ पे एक जगह है मैसिडोनिया। ये जो मैसिडोनिया है भाई मेरी, इसी की कैपिटल में जो है इसका जन्म होता है सिकंदर का। एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और लगभग आप देखो कि जब 20 वर्ष की उम्र में था, 20 ईयर्स की एज से ही ये आदमी युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था इसने। और ये क्या कर रहा था भाई, आसपास में जितने भी एरिया थे, जितने भी एरिया, यहाँ गया वहां गया वहां गया, है ना, इधर डोलते 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 अचानक से इधर को आ गया, पहले फिर इनको हड़पा, अब फिर इधर से वापस गया तो इधर आया। अब आप देखो कि इधर अरबी लोग भी थे, है ना। अभी मैं अरबी लोगों की भी बात करूंगा, या ईरान लोग, ईरानी कह लो, अरबी की जगह ईरान कह लो, है ना। तो ईरान के लोग भी थे, वो भी इधर भारत की तरफ अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। तो उनको बाद में तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये सिकंदर ही कर रहा है। ये आता है यहाँ पे और ये ईरान के लोगों को भी यहाँ से भगा देता है भाई मेरे। और कुल मिला के आप देखिए, डोलते 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 अब कहाँ के तट पे आ गया है, ये इंडस नदी के पास में आ गया है। ये बात हमें समझनी है। तो जब इंडस के तट पे आ गया भाई मेरे, तो अब इंडस के ही तट पे आप समझो एक जगह है अंबी, और एक यहां पे बैठा है कश्मीर के आसपास के एरिया में जो है झेलम नदी के आसपास में देखते हैं तो पोरस बैठा है। अब यहां पे आता है और खत भिजवाता है। सबसे पहले तो अंबी के राजा को खत भिजवाता है ना, क्योंकि सबसे पहले वही पढ़ रहा है आगे, है ना। तो जैसे ही इसको खत भिजवाता है, बोलता है कि अंबी नरेश, यहाँ तो अपने घुटने टेक दो, आ जाओ, है ना, नहीं तो फिर दो दो हाथ करने पड़ेंगे और युद्ध होगा बहुत तगड़ा। अब ये अंबी का राजा जो बेचारा घबरा रहा है ना, और कहीं ना कहीं पोरस से भी खार खाए हुए है। तो आप समझो कि ये कहीं ना कहीं दब के सिकंदर के साथ हाथ मिला लेता है, और सिकंदर को एक बेस मिल जाता है कि अब कहीं ना कहीं तो कोई बेस चाहिए। अगर आपने हाथ मिला लिया तो इसका मतलब है कि अब ये राज्य आपका रहा नहीं है, आप तो एक गवर्नर बन गए उस राज्य के। पहले राजा हुआ करते थे, अब आप गवर्नर हो, क्योंकि आपने सामने वाले की कंडीशंस को मान लिया है। अब वो राजा है, तो वो आपकी जगह पे आएगा भाई मेरे, और वो जगह पे आएगा तो बेस बनाएगा। सारा का सारा उसने भाई यहाँ पे अंबी में आके अपना बेस बना लिया। अब यहां पे उसको एक पुश इजीली मिल गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। नहीं तो अगर अंबी का राजा यहां पे ना झुके तो पहले तो उसको अंबी वाले राजा को हराना पड़ेगा। आप समझो, हो सकता है कि अगर अंबी वाला राजा थोड़ा सा तगड़ापन दिखाता तो पोरस तक तो बात ही ना पहुंचती, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि अभी उसके पीछे कारण बनेंगे, सिकंदर की आर्मी भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था एनर्जी में थी। भाई लड़ेगा तो तब ना जब एनर्जी होगी। बेचारे देखो ना चल के कहां से आ रहे हैं, और वहां से डोलते 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 इतनी दूर आगे भाई, कहाँ आगे वो, ये तो देखो। तो इसके बाद जो है आप देखिए, अंबी नरेश को हरा लिया या फिर उसके साथ डील साइन हो गई। अब यहां पे बैठ गया अलेक्जेंडर, पूरा बेस तैयार कर रहा है। अब बेस क्यों तैयार कर रहा है, एक्चुअली में क्या है कि पोरस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये बीच में झेलम नदी बह रही है। अब पोरस तक पहुंचना है तो झेलम नदी को पार करना पड़ेगा, तब जाके पोरस तक पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले एक खत पोरस को भिजवा देता कश्ती के थ्रू, और उसे समझ आता है कि भाई जब अंबी वाला मान गया तो यानी कि यहाँ हिंदुस्तान के राजा में ज्यादा दम है नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक खत भिजवाता है पोरस को कि बेटा ऐसा करना कि ये नदी के तट पे हम मिलेंगे, है ना, और मैं भी अपने लड़के लेके आ रहा हूँ, और तुम भी जो है थोड़ा सा लेकर आना साथ में। मैं एक डील साइन करके ला रहा हूँ पूरी की पूरी, आके तुम्हारे साइन करवा लेंगे, और अब से ये जो कश्मीर वगैरह वाला एरिया है ये हमारा है ना, और तुम हमारे गवर्नर हो, आ जाओ। और जल्दी से जो है पेन भी मैं अपना लेकर आऊँगा, तुम्हें पेन भी लाने की जरूरत नहीं है, आ जाना और साथ में बस साइन कर देना, उसके बाद तुम चले जाना, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तुम बस मेरा गवर्नर बन के वहाँ पे बैठे रहना। अब भाई इसको लगा कि बड़ा हल्के में ले लिया इसने पोरस को, है ना। इसने सोचा कि जैसा अंबी वाला राजा है वैसे ही पोरस होगा, ज्यादा हल्के में ले लिया, है ना। तो अब हिंदुस्तान के राजा को इतना हल्के में लिया है तो उसका फिर फर्ज बनता है कि थोड़ा सा उसको करारा जवाब भी दे, है ना। तो अब पोरस देखिए कि बहुत बड़ा एरिया नहीं है पोरस के पास, छोटा ही एरिया, रिसोर्सेज भी इतने नहीं है। अब कमी क्या होती है यहाँ पे, जो मुझे कहीं ना कहीं धनानंद की भी कमी लग रही है ना एक पॉइंट पे जाके, कि पोरस जो है जाकर यहाँ नंदों से सहायता मांगता है। ये देखो, ये रहे नंद, काफी बड़े एरिया में है नंद, ऐसा तो है नहीं कि छोटे एरिया में है। इवन कलिंग भी जो है जीत रखा है, तो आप समझो कि ये काफी बड़ा एरिया है नंदों के पास, ये लगभग आप समझो ये पूरा नंद ही है।
तो नंदो से सहायता मांगता है, लेकिन धनानंद उसकी मदद करने से मना कर देता है, जो इतिहास के रिकॉर्ड बोलते हैं। हालांकि मैं कभी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ूंगा कि इसके पीछे क्या कारण थे, लेकिन अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, इस वजह से वो कारण मैं आज लेकर भी नहीं आया हूं क्लास में। पर किसी दिन मुझे समय मिलेगा, इस पर मैं रिसर्च करूंगा पूरी कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन जो भी कारण रहा हो, तो नंद जो है वो इसकी मदद करने से मना कर देते हैं। पोरस जो है निराश होकर वापस चला जाता है। और जब पोरस वहां पे जा रहा है वहां पे, और शायद इसीलिए बाद में चाणक्य वाला कॉन्टेक्स्ट सामने आता होगा, बट जो भी रीजन है, पोरस अब वापस जाता है तो हार नहीं मान रहा है। पोरस अभी भी लगा हुआ है कि इसको मैं हरा के मानूंगा। तो अलेक्जेंडर जो इतना हल्के में लिए हुए था पोरस को, जब दोनों का दो दो हाथ होते हैं पूरे युद्ध के अंदर, आप समझो कि पोरस ने इसको नाको चने चबवा दिए। इसकी सेना की ऐसी की तैसी करके रख दी थी। जो सेना अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझ रही थी, है ना, हीरो समझ रही थी, क्योंकि आधे तो मर्सेनरी लेके घूम रहा है। मर्सेनरी वो होते हैं कि जो केवल पैसे के लिए युद्ध करते हैं। तो सिकंदर जो है, आप समझो कि बेशक से उसके इरादे कितने भी मजबूत है, लेकिन साथ में तो मर्सेनरी है और ऊपर से इतनी दूर से सेना आ रखी है, थकी हारी पड़ी है। तो जैसे तैसे वो रो धो के, मैं आपको बता रहा हूं कि तब जाके वो पोरस को हरा पा रहे हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं था कि पोरस को हरा दें, ठीक है। अब यहां पे जब पोरस को हरा भी रहे हैं, चेन में बांध रखा है पोरस को, और पूछ रहा है भाई मेरे कि कैसा व्यवहार किया जाए, तो ये कहानी आपने सुनी होगी कि पोरस बोलता है कि जो एक शत्रु राजा को अपने शत्रु से करना चाहिए वही व्यवहार मुझसे कर लो भाई, और क्या करोगे। तो इस बात को सुन के सिकंदर थोड़ा इंप्रेस हो जाता है, और जो डील पहले थी वही अब भी है कि ऐसा करो, तुम ही हमारी जगह पे यहाँ पे राजपाट करो, लेकिन तुम हमारे गवर्नर बन के रहोगे। तो अल्टीमेटली वो पोरस को छोड़ देता है और यहाँ का ही गवर्नर बना देता है कश्मीर का। कुल मिला के कहानी ये है कि पोरस का राज्य उसके पास ही रहता है, लेकिन एज ए गवर्नर रहेगा। अब आप सोचेंगे कि भाई सिकंदर तो वापस चला जाए, इतनी दूर से सिकंदर वापस आएगा पोरस से लड़ने, है ना। तो पोरस मुकर जाता है इसी रास्ते में। ऐसा भी तो हो सकता था, ये बहुत कॉमन सी बात है कि भाई एक बार इंतजार कर ले कि तू एक बार जाओ उधर, उसके बाद मैं बताता हूं, है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, आपको लगता होगा कि इतना आसान रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती है। पॉलिटिक्स ऐसे चलती है कि इस वाले एरिया के अंदर ये बिठा गया सेल्यूकस निकेटर को। अब अगर पोरस मुकरे तो पोरस को चेक मारने के लिए यहां पे कौन बैठा है, उसका जनरल बैठा है सेल्यूकस निकेटर, वो हमला मारेगा और पोरस को फिर हराएगा। तो पोरस अब मुकर नहीं सकता है, और यहां तक के एरिया के अंदर जो सिकंदर का राज हो गया है, आप ऐसे समझ लीजिए। और सिकंदर को विश्व विजेता क्यों बोला जाता है, तो आप समझो कि जो बैक्टीरिया के लोग हैं, उस तरफ मैसिडोनिया के लोग हैं, उनके लिए यही जो एरिया है, ये जो सिंधु नदी का एरिया है, यही पूरब का दरवाजा है, भारत ही पूरब का दरवाजा है। और उनका मानना यह था अगर हमने पूरब तक किसी को जीत लिया तो हमने पूरा दुनिया फतेह कर ली, पूरा वर्ल्ड जो है हमने फतेह कर लिया। और ये काम अकेले सिकंदर ने 32 साल तक किया भाई। 32 की उम्र में लुढ़का है ये आदमी ने। लगभग, मैं 8 तो नहीं कह सकते, 8 तो कम हो गया, मोटा मोटा 12 साल के आसपास, 12-13 साल जो है ये आदमी युद्ध पे ही रहा है पूरा टाइम, है ना। और आप देखिए कि इतने कम समय में, 20 की उम्र में निकला और मोटा मोटा 11-12 साल जो है ये इसने युद्ध में बिता दिए। अब जाकर जो है आप देखो इतना बड़ा एम्पायर इस आदमी ने खड़ा कर दिया, और कहां से चला और कहां पे खड़ा कर दिया, इसलिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बीच में जो ईरानी लोग हैं इनका भी वर्चस्व इसने आकर कम कर दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, अब देखो कि यहां तक तो आ गया था ये, लेकिन वापसी देखो कि कैसी होगी सिकंदर की, बहुत परेशानी में हुई, है ना। अब वापसी जब जा रहा है तो आप देखो ना कि पीछे जो है वही कि थोड़ा सा उधेड़ बुन तो रहेगी, बेशक से कमांडर्स बिठा के आ रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे एरिया में लोग हैं बागी तो अभी भी रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि अब जैसे मान लो कि अकबर का पीरियड था, क्या उसमें बागी नहीं थे? आप समझो ना, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया अकबर का। सेम ऐसी आप देखिए कि औरंगजेब के पीरियड में भी हुआ। तो ये कोई गारंटी नहीं होती है कि भाई आप सब एरिया जीत लिया। एरिया जीत में ये थोड़ी है कि भाई हर जंगल जंगल में जाके घूमेगा और देखेगा कि अच्छा ये मैंने जीता कि नहीं जीता, इसको जीता कि नहीं जीता। एरिया जीतने का यही मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा राजा उसको हरा दिया और वो एरिया आपका हो गया, दैट्स ऑल, यही मतलब होता है। लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग तंग भी थे, है ना, कि इस आदमी ने हमारे यहाँ पे सारा सिस्टम खराब करके गया है। तो जैसे वापस जा रही थी ना इसकी सेना, तो आप देखो कि यहाँ पे चुन चुन के इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया है, और जब टॉर्चर किया गया है तो बहुत तंग भी हुए हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि फिर धनानंद पे क्यों नहीं उसने हमला किया। एक पॉइंट ये भी आता है कि यहाँ पे जो है आगे भी बढ़ सकता था और पूरा हिंदुस्तान ही फतेह कर लेता। जब विश्व विजेता ही बनना था तो उसके बाद जापान तक चला जाता। जापान ही तो आखिरी हद है ना, यही बोला जाता है सबसे पहले सूरज जापान में आ रहा है। तो ऐसा नहीं था। मैंने जैसा कि पहले भी बोला, सेना बहुत थक चुकी थी और लोग त्रस्त थे, अपने घर परिवार से इतने इतने सालों से मिले नहीं थे भाई, मेरे टॉर्चर में जिंदगी जी रहे थे। सोचो उनका कैसा जीवन होगा जो सारा टाइम यही सोचते रहते हैं कि भाई दूसरे को मारना है, युद्ध करना है, सुबह जान बचेगी नहीं बचेगी, आधे लोग लुढ़क जाएंगे। तो सोचो उनकी मानसिकता कैसी हो जाएगी भाई, पागल नहीं हो जाएंगे वो लोग। और किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? पैसे के लिए। लेकिन पैसा क्या खा के मरेंगे? वैसे भी तो युद्ध में मर ही रहे हैं। अब सब टॉर्चर हो चुके हैं, तो यहां पे जो है वैसे भी सेना ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ये पूरे मूड में था भाई। अलेक्जेंडर नहीं हट रहा था। अलेक्जेंडर कह रहा था अभी भी मूड में कि आगे नंदो को भी उड़ाऊंगा मैं तो गोली से। लेकिन अब कैसे उड़ाए, क्योंकि जब थोड़ी सी जांच
जांच पड़त की तो पता लगे कि नंद तो भाई इतनी सारी लाखों की आर्मी लेके बैठे हैं और मेरी इतनी सी आर्मी कैसे उनको उड़ा देगी। और ऐसा भी नहीं कि कोई मैं अलग से खास चीज लेके आया हुआ है, बाबर जैसे गन पाउडर ले आया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई खतरनाक सी अलग सी चीज ले आया है कि जो आके नंदो को यूं ही पियर्स करके निकल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं था। तो अगर सेना के अंदर भी उतना हौसला होता, बेशक से उनको कितना ही पंप देते रहो भाई मेरे, लेकिन कहां तक ये इस आदमी को यहां तक भी वो नहीं होता फिर संतुष्टि, वो आगे भी बढ़ता फिर। तो कुल मिला के कहानी थी, सेना ने थक चुकी थी कि भाई तू ये अपना ज्ञान अपने पास रख, है ना, नहीं तो एक एक करके तेरे चटाके लगाएंगे, चुप हो जा अब इसके बाद मत बोलियो युद्ध करने के लिए, है ना। तो सिकंदर को समझ में आ गया कि भाई अकेला तो नहीं जाऊंगा, हालांकि वो अभी भी जज्बे में ही था, लेकिन सेना नहीं मान रही थी। तो तब जाके, और सेना कुछ ऐसा भी था कि इस एरिया में आकर जो है, ये एरिया बिल्कुल विपरीत है उस एरिया से, तो यहां आके सेना को किसी को दस्त लग रखे हैं भाई मेरे, किसी को खुजलियां हो रखी है, कोई परेशानी में है, तो लोग बीमार भी सेना के पड़ गए थे। तो बीमार आदमी युद्ध कैसे लड़ेगा, एक ये कारण भी इसका बनता है कि इस वजह से उसने जो है नंदो को छेड़ने की कोशिश नहीं की, और ऊपर से नंदो का थोड़ा खौफ भी रहा होगा, ये भी एक कारण जरूर बना। ठीक है, तो कुल मिलाकर वापसी में भी जितने भी कबीलाई लोग थे या और लोग थे वो टॉर्चर ही करते गए, उसकी सेना को इतना आसानी से थोड़ी जाने दिया उसको। तो जाते 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 जब वापसी पहुंचा है यहाँ पे, आप सोचो पहले तो इधर से इधर इतना मौसम जलवायु के बदलाव देखे सेना ने, फिर इधर से इधर देखे, यहाँ हम 100 किलोमीटर चल के थक जाते हैं, ये बेचारे सेना के साथ चलते 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 जा रहे हैं, चलते 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 आ रहे हैं, वो भी युद्ध से त्रस्त लोग, आधे बीमारियों से घिरे हुए हैं, ना कोई डॉक्टर ना कोई कुछ खाने का सिस्टम सही, तो आधे लोग तो यहीं बीच में लुढ़के हैं। और ये आदमी भी जो पूरा फतेह करने के बारे में सोचा है इसने, ये भी आदमी एंड में जो है सिकंदर खुद भी बहुत ज्यादा गंदी मौत ही मरा है ना, क्योंकि देखिए कि कुछ भी नहीं हासिल हुआ, इतना ज्यादा उधर जाके इधर जाके पूरा इसका सर्द गर्म हो रखा था, और ये लगभग 32 की उम्र में आप समझिए कि लुढ़क गया है, और दोनों हाथ बाहर रखे हैं, है ना, ताकि ये दुनिया को पता लगे, यही कंडीशन थी कि भाई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही गया हूं, आप कितना ही कोशिश कर लीजिए पूरी दुनिया को आप फिर भी नहीं जीत पाएंगे, ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। तो ये पूरा अलेक्जेंडर की कहानी थी, और यहीं से जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ जाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो मुझे बतानी है। हाँ, तो ये अब आपने पूरा पोरस वाली कहानी भी सुन ली, अलेक्जेंडर ने मगध को क्यों नहीं जीता वो भी समझ लिया हमने, ये सारे वही लिखे हुए हैं ना। और एक गवर्नर को नियुक्त करके गया था लगभग पाकिस्तान वाले एरिया में, बलूचिस्तान वगैरह वाले में, सेल्यूकस निकेटर को। इस सेल्यूकस निकेटर की बात हम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करेंगे, तो अभी के लिए बस इतना आप समझ लीजिए। और इसकी मृत्यु के बाद लगभग 4 भागों में बढ़ जाता है, इधर वाला एरिया जो है सेल्यूकस निकेटर ही रख लेता है, फिर उधर के अलग अलग लोग रख लेते हैं, उनके बारे में अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है सेल्यूकस निकेटर की फिर बाद में लड़ाई होगी चंद्रगुप्त मौर्य से, ये आप हम अभी के लिए संभाल के रख लेते हैं। ठीक है, ये मैरिज अलायंस होनी है, ये सब क्या होना है ये हम बाद में बात करेंगे। तो कुल मिला के ये हाइडस्पस का युद्ध जो है झेलम नदी के तट पे लड़ा गया, सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया है। सिकंदर बेशक से पोरस को हरा देता है, लेकिन फिर भी उसको राज्य वापस कर देता है, एज ए गवर्नर उसको नियुक्त कर देता है। सिकंदर जो है धनानंद से नहीं लड़ता है, क्योंकि ना तो सेना का थोड़ा सा मॉरल उतना हाई था, और ना ही अभी रिसोर्सिस थे इतने, सेना थोड़ा सा त्रस्त हालत में भी थी, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर सेल्यूकस निकेटर को वहां पे गवर्नर नियुक्त करके जाता है, ताकि वहां आसपास में कोई भी विरोध करे तो सेल्यूकस निकेटर को बोल के वहां पे हमला करवा पाए। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर का जो है अल्टीमेटली युद्ध होना है चंद्रगुप्त मौर्य से, जो हम आगे देखेंगे। अब हम ये देखते हैं, कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि भाई ये जो मगध है, मगध इतना पावरफुल क्यों हो पाया। अब ये वाले फैक्टर भी हम देख लेते हैं। कह रहे चाणक्य था क्या राजा पुरु के साथ, कहीं नहीं था, और चाणक्य कोई वॉरियर नहीं था भाई मेरे, कि जो तुम बोलो कि चाणक्य राजा पुरु के साथ था। क्या हो जाएगा उससे अगर वो पुरु के साथ भी रहेगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं ना, ये कहीं पे भी कुछ नहीं लिख रखा है चाणक्य पुरु के साथ है या कुछ है। क्या है पुरु के साथ भाई, क्या उसके पास कोई सेना है, क्या करेगा वो चाणक्य वहां पे, सोचो ना इस कॉमन सेंस को भी। यहाँ पे आप विदेशियों के साथ युद्ध लड़ रहे हो, आपका अलग सिनेरियो चल रहा है भाई, वो दुश्मन छाती पे खड़ा है आके, आप प्रॉब्लम को समझो। आप अगर ये बोलते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने मदद की है, चलो वो फिर भी एक तरह से हजम हो जाएगी, लेकिन पोरस की मदद कर दी ये नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त की मौर्य की मदद इसलिए हम बोल सकते हैं कि चलो फिर भी एक तरह से एक्सेप्टेबल मान लेते हैं कि काफी लंबा ड्यूरेशन मिल गया। या तो आप समझो महीने में, 1 महीने में मान लो सब खेल होना है, और तुम बोलो चाणक्य मदद कर दे, तो वो नहीं हो सकता है, ऐसे समझो इस प्रॉब्लम को। चलो ज्योग्राफिकल फैक्टर देखते हैं भाई मेरे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि मगध जो है ऐसा खास क्या था। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि गंगा और सोन नदी के बीच में ये बना हुआ है, और दूसरा पहाड़ियों से घिर रखा है, ये एक इसका खास कारण बनता है। तो ये जो है एक तरह से दुर्ग का काम करता है, जिसको हम जल दुर्ग भी कह देते हैं, वाटर फोर्ट भी कह देते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। और जो राजगीर है
और पाटलिपुत्र है वो लगभग पहाड़ियों से घिर रखा है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ये रहा राजगीर, तो मैंने बोला ना, एक तरफ तो नदियों से घिर रखा है और दूसरी तरफ यहाँ पहाड़ियों से घिर रखा है राजगीर, इस वजह से जो इसको एक किलाबंदी दे रहे हैं, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हराना तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो मैंने पाटलिपुत्र और ये जो दोनों है जगहें राजगीर, इन दोनों के बारे में खास आपको बता दिया। इसके अलावा इकोनॉमिकल और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जो मगध का एरिया है भाई मेरे, वहां पर राजगीर के स्पेशली एरिया के अंदर हम देखते हैं तो हमें लोहे की जो है कुछ खानें देखने को मिलती है, आयरन डिपॉजिट्स, जिसकी खुदाई करके ये लोग क्या करते थे, वहां से लोहा निकालते थे और मेटलर्जिकल प्रोसेस के कारण जो है उससे बहुत सारे वेपन बना लेते थे। यानी दूसरे पे हथियार के लिए डिपेंड नहीं हो रहे हैं, खुद के पास ही हथियार बनाने की फैक्ट्री है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। एक ये इनको मदद की इस चीज़ में। फिर यही लोग थे जो मगध के ही लोग जिन्होंने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया लार्ज स्केल पे, जो कि एक सही चीज़ तो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो इंसान को समझ में आया, क्योंकि इंसान एवोल्यूट हो रहा है भाई मेरे, तो इनके पास लगभग ये देखो नंदों के पास मैंने बताया था ना 5-6 हजार तो हाथी रख के बैठा था महापद्मानंद, ये रहे लगभग 6 हजार के आसपास तो हाथी रख के बैठा है ये आदमी, तो ये समझ सकते हैं। उसके बाद सोशल फैक्टर की बात करते हैं तो मगध की जो सोसाइटी है वो अनऑर्थोडॉक्स है एक तरह से कह सकते हैं, और रिसेंटली आर्यनाइज्ड थी उस टाइम पे और काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, यानी कि ज़्यादा वैसे नहीं थे जो आप सोच रहे हैं, है ना, कि पुरानी सोच वाले व्यक्ति नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है, और जस्ट अभी आर्यनाइज्ड हुए, ऐसे आप समझ लीजिए कि अभी लेटेस्ट में एडवांस हो गए, तो इस एंगल से भी फ्लेक्सिबल थे वो लोग। फिर उसके बाद आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे एम्बिशियस रूलर आए हैं, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और एंड में महापद्मानंद भी मैंने लिखा है, उसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे माना है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु को भी इंपॉर्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि जो भी उसकी सोच रही हो, लेकिन एक राजा के हिसाब से देखा जाए तो उसने वही किया जो एक राजा करता है, एक्सपेंशन, है ना, और वो उसने की। आप देखो कि अशोक ने लड़ना छोड़ दिया, जब कोई राजा लड़ना छोड़ देता है तो उसका एम्पायर डूबता ही डूबता है। आप देख लो अशोक के बाद क्या हाल हुआ उसके एम्पायर का। लेकिन वहीं अगर अशोक लड़ाई करता रहता, और उधर मैं तो कह रहा हूं कि उसको ईरान तक जाना चाहिए था, अगर इतना बहुत स्ट्रांग शासक अपने आप को मानता था तो। वो कहां पे लटक गया, वो उड़ीसा के अंदर लटक रहा है, कलिंग के अंदर। देखिए कि कितनी बड़ी कमी की बात है कि वो आदमी उड़ीसा के साथ लड़ाई कर रहा है ना, कलिंग के साथ लड़ाई कर रहा है, जहां उसे लड़ाई करनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे और अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहिए। ये सबसे बड़ी अशोका की कमी मैं मानता हूं। हम बोलते हैं कि भाई हमारे राजा बहुत ग्रेट है, लेकिन हम गए कितनी बार है उनसे युद्ध लड़ने दूसरों से, उल्टा वो लोग हमारे पास आए हैं युद्ध लड़ने। आप पॉइंट को समझिए, है ना। और फिर हम किसको शक्तिशाली मान ले, हम अपने आप को शक्तिशाली मान ले, हम तो संरक्षण कर रहे थे अपना भाई, हम तो गए ही नहीं कहीं युद्ध लड़ने, हमारा एक भी राजा नहीं गया दूसरी तरफ, उल्टा उन लोगों के राजा यहां पे युद्ध लड़ने आ रहे हैं, तो और वो सक्सेसफुल भी हुए। आप देखिए वो लोगों ने हार नहीं मानी, उनके राजाओं ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे आप जाएंगे वो एंड तक युद्ध लड़ते रहे, यहां पे आते रहे हैं बार बार और पियर्स करते रहे हैं। और बेशक से हमने जो किया है केवल संरक्षण का काम किया है लंबे समय तक, हमारे राजाओं ने कभी भी जो है दूसरे पे हमला करने की कोशिश नहीं की, या फिर हम इस बात को ये बोल के टाल देते हैं कि हम कभी भी किसी पे प्रथम युद्ध नहीं करते हैं या प्रथम वॉर नहीं करते हैं। ये सब बातें जो है कोई सेंसिबल बातें हैं नहीं है। अगर ऐसा ही था तो फिर कलिंग पे भी मत करते हैं, ये वो वाली कहानी है, ठीक है। और बाद में फिर ये बोल दो कि नहीं नहीं बुद्ध धर्म के प्रचारक बन गया, अब वायलेंस ही नहीं कर रही है। उससे हो क्या रहा है, आपकी ही कंट्री पूरी की पूरी वीकन हुई है। एंड में जाके अशोका के बाद हाल देख लीजिए कि क्या हुआ है पूरे के पूरे एम्पायर का। अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो जिस भी राजा ने थोड़ी ढील छोड़ी है उसका बहुत बड़ा हर्जाना जो दूसरों को भुगतना पड़ा है। आप देखिए कि उसके बाद लगभग विदेशियों ने ही भारत को संभाला है। अगर देखें तो अशोका के बाद देखिए पुष्यमित्र ने कोशिश बेशक से की हो, लेकिन इतना बड़ा वो भी नहीं कर पाया उसको, ठीक है। फिर से जो है एक सेन तो लगी गई थी ना, वो वाली कहानी है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम चलो ये 3 राजा को हम फिर भी एक अच्छा क्रेडिट यही दे देंगे कि भाई एक स्ट्रेदन करके रखा है, क्योंकि ये शुरुआती राजा हैं, ये वो राजा नहीं है कि जो अभी जाके बाहर हमला कर दें। आप समझो ये सिर्फ शुरू के एम्बिशियस रूलर हैं, ये यही कर सकते थे कि यहां के एम्पायर को स्ट्रेदन कर लेते, ठीक है। तो यही मैंने बता दिया है मगध के उदय के कारण आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन वाला जो लोहे के भंडार हैं वहाँ पे, और सैन्य कारण बता दिया कि बहुत सारे बड़े पैमाने पे हाथियों का भी इस्तेमाल किया करते थे, है ना। फिर उसके अलावा सामाजिक कारण भी बता दिए कि अभी अभी लेटेस्ट में ही ये आर्य संस्कृति को फॉलो कर रहे थे, तो फ्लेक्सिबल थे और ईजिली जो है अपने आप को मोल्ड कर पा रहे थे। राजनीतिक नेतृत्व में 3 राजा बहुत फेमस हुए हैं और महत्वाकांक्षी हुए, जिन्होंने जो है इन तीनों ने काफ़ी इस पूरे एम्पायर को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। इसके बाद अब फॉरेन इन्वेजन इन नॉर्थ वेस्ट। अब जो मैं अभी फॉरेन इन्वेजन की बात आपसे कर रहा था कि हम जो महान शासकों की बात कर रहे हैं अपने, किस एंगल से हम उनको महान बोल रहे हैं वो भी हमें कॉन्टेक्स्ट समझना। अगर तो हम इस एंगल से महान बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें इतने समय तक संरक्षण देके रखा है तो बेशक से वो महान है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि दूसरे इधर नॉर्थ वेस्ट के राजाओं के कंपैरिजन में वो महान है तो फिर सोचना पड़ जाएगा कि भाई वो कैसे महान होंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अशोका इतना स्ट्रॉन्ग किंग है, चंद्रगुप्त इतना स्ट्रॉन्ग किंग है, उसे इधर जाके हमला करना चाहिए था। चलो चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त को तो मैं फिर भी तारीफ कर देता हूँ कि चंद्रगुप्त ने फिर भी कोशिश कर ली, पर अशोक के बारे में मैं साफ बोलूंगा कि इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है कि वो इतनी छोटे से एरिया को लड़ रहा है यहाँ पे और इधर छोड़ रहा है, ठीक है। और चंद्रगुप्त की इसलिए तारीफ क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को कम से कम नाको चने चबवा दिए कि वो जो ज्यादा चौड़ में घूम रहा था उसकी तो ऐसी की तैसी करके रख दी, ग्रीक ही तो था, है ना। और ग्रीक्स ने किसकी ऐसी की तैसी करके रखी थी, ईरानियों की। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ये हमारे लिए बहुत एक खतरे का घंटी थी, क्योंकि यहीं से सारे दुश्मन एंटर करते थे। ये सबसे एक ऐसा इजी पॉइंट था एंट्री का, ये एंट्री गेट है पूरे का पूरा। खैबर का तो दरवाजा ही इस चीज के लिए बना होगा भाई, जो आएगा खैबर के दरवाजे से घुस जाएगा, आसान दरवाजा है ना। तो वो वाली कहानी है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो कंबोज है, गंधार है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये बड़ी छोटी वो थी भाई, छोटे छोटे जनपद थे। अब ये लोग इतना उसको टैकल नहीं कर पा रहे थे। वही मैंने बोला कि अगर ये टैकल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के जो आप समझो, अगर आपकी किंगडम के आसपास ये छोटे छोटे एरिया हैं, ये बाहरी वाले दुश्मन से लड़ने में टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पहला फर्ज क्या बनता है, इनको दोनों को एलिमिनेट करो और अपने साथ मिलाओ। अगर आपने इनको अपने साथ नहीं मिलाया तो दुश्मन आपकी छाती पे आके बैठ जाएगा, सीधी बात तो कहानी ये है। और यही काम अंग्रेजों ने बहुत ब्यूटीफुली किया। आप देख लीजिए, चाहे जब तक पंजाब के अंदर महाराजा रंजीत सिंह बैठा है तो उन्होंने नहीं छेड़ा कि ये संभाल लेंगे, लेकिन जैसे ही वो हटते हैं तो अंग्रेज देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो सब एक दूसरे को मारकाट करने में लगे हुए हैं, अगर हमने इनको अभी कंट्रोल में नहीं किया तो बाहरी दुश्मन आके छाती पे बैठ जाएगा, है ना। तो इसलिए तुरंत पंजाब को एनेक्स किया। पंजाब को एनेक्स करती अगला एनेक्सेशन अफगानिस्तान की तरफ कर दिया। क्यों कर रखा था, बफर स्टेट बना रखे थे, बाद में तुरंत एनेक्स करने की कोशिश क्यों की, उनको इतनी समझ थी। यही होता है कॉर्पोरेट कल्चर का। यहां पे ये हमारे राजाओं में कमी रही है भाई मेरे, और यही कारण बना कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो छोटी छोटी किंगडम थी, इधर कंबोज है, इधर गंधार है भाई मेरे, जो संभाल ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को, उस हमले को। और इस वजह से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस एरिया में हमें देखने को मिलती है लगभग 6th सेंचुरी बीसी के अंदर। और उस टाइम पे 516 बीसी के आसपास की बात है कि एक ईरानी रूलर है डेरियस वन, तो ये जो है यहां पे घुस जाता है भाई मेरे, अपनी सेना के साथ घुस जाता है। 516 बीसी के आसपास की बात है। उसके बाद वो एनेक्स करता है पंजाब को, है ना, इंडस के वेस्ट वाले एरिया को, जो पाकिस्तान में आज की डेट में पंजाब पड़ता है, और सिंध के प्रांत को भी जो है ये कब्जे में करता है। और इसके अलावा इसको ये अपना 20वां राज्य बना लेता है, 20वीं प्रोविंस। ये उसको क्षत्रापी बोलते थे, तो उसी को प्रोविंस हम बोलते हैं। तो ईरान का 20वीं प्रोविंस जो है इस एरिया को बना लेता है भाई मेरे उठा के। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है, इंडिया के लोगों ने इसको कम से कम 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड जो है ट्रिब्यूट के तौर पे दिया है। अब ऐसा थोड़ी है, वो किस लिए आ रहा है, किस लिए हड़प रहा है, यहाँ की संपत्ति लेगा भाई मेरी, संपत्ति लेगा एक टैक्स के रूप में, तब तो छोड़ेगा। वही वाली कहानी है ना। तो वो टैक्स चाहिए, और किस लिए लड़ रहे हैं राजा, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद जो है इसी का सक्सेसर आता है जर्जीज। ये जो है डेरियस का ही सक्सेसर है भाई मेरे। ये अगेन इंडियन सोल्जर्स को जो है अपने उसमें सेना में भर्ती करता है साथ में, है ना। और ये वॉर लड़ता है अगेंस्ट ग्रीस, क्योंकि इस टाइम पे आप देखो, मैंने जैसे निकेटर, सेल्यूकस निकेटर वगैरह हो गया, या बाकी के जितने भी लोग हैं, है ना, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सेल्यूकस निकेटर जिंदा है, मतलब वो लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हड़कंप मचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये 516 बीसी की बात हो रही है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्यूकस निकेटर आ चुका है इस पॉइंट पे, मैं बार बार यही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि उधर से आप देखो ग्रीस के लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और इधर से ईरानी लोग कर रहे हैं। तो सिकंदर जो आया है उसने ग्रीस को, सिकंदर ने आगे पहले ईरानी लोगों को तोड़ा है, तभी तो वो आगे बढ़ा है ना भारत की तरफ। तो मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूं कि ग्रीस को तोड़ने के लिए जो है ये ईरानी लोगों ने किसका सहायता ली, भारत के लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करने के लिए शुरू किया, लेकिन तोड़ नहीं पाए, वो आप समझ लीजिए। और इसी ड्यूरेशन में ईरान के जो लोग हैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लेके आए थे जिसका नाम था खरोष्टी स्क्रिप्ट, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ईरानी लोग भी बेसिकली भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को। फिर आप देखिए कि जो ग्रीक इन्वेजन हो रही है ना, तो ग्रीक इन्वेजन मेन है क्योंकि ईरानी लोग अभी उतना पियर्स नहीं कर पाए थे, फिर भी हम संभले हुए थे। लेकिन जो ग्रीक लोग आए हैं तो उन्होंने तो ईरानियों को ही तोड़ के रख दिया है ना। तो ग्रीक्स डिस्ट्रॉयड द ईरानियन एम्पायर अंडर अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया, जैसे मैंने अभी बोला। तो अलेक्जेंडर जब आता है तो सारे ग्रीस को तोड़ के रख देता, सॉरी सारे ईरान को तोड़ के रख देता है और अपने अंडर कर लेता है, ठीक है। फिर ये पोरस की कहानी मैं बता चुका हूँ, अम्बी ऑफ तक्षशिला जो है, तक्षशिला का राजा अम्बी, इसकी कहानी मैंने बता दिया, इनको कर लिया। बैटल ऑफ हाइडास्पस हम पढ़ चुके हैं। ग्रीक सेटलमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, जो सिकंदर बसा के गया है, एक तो अलेक्जेंड्रिया और एक बुकेफला,
ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर का जो एक हिस्टोरियन है उसका नाम है नेरचूस। तो ये नेरचूस ने एक ज्योग्राफिकल अकाउंट्स लिखे हुए हैं जिसके अंदर हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेंशन्ड मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें मिथ हैं, हमें जो है ग्रीक रिकॉर्ड्स में भी मिलती है। अगर वो ना आते हमला करने तो हमें उनके रिकॉर्ड में ये नहीं मिलती, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते अब कि ये झूठी बातें कि पोरस नहीं था या कुछ ऐसा, चंद्रगुप्त नहीं था, है ना। उनके रिकॉर्ड्स में मिल गई और इधर हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, तो वो मैच होती हैं जब, तब एक हिस्टोरियन जो है फाइनल क्रक्स पे पहुंचता है कि ये बात सत्य है। ठीक है। इसके अलावा अलेक्जेंडर ने 4 ट्रेड रूट ओपन किए थे, 3 लैंड से और 1 सी से, ये आप समझ सकते हैं। और जब भारत में आया था यहाँ से 20,000 ऑक्सन जो है वो उसने मैसिडोनिया में भी भेजे थे, है ना। तो यहाँ की एक तरह से इकोनॉमी को ही हैम्पर किया है, यहाँ से इतना सारे पशु मवेशी उधर भेज रहा है। सती सिस्टम भी उस टाइम पे हुआ करता था, स्लेव ट्रेड भी हुआ करता था साथ में, है ना। और अल्टीमेटली अलेक्जेंडर की जो इन्वेजन थी, इसी ने ही मौर्यों को एक तरह से शह दे दी थी कि भैया मौर्य जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक कब्जा कर सकते हैं, नहीं तो मौर्यंस भी जो है हो सकता है कि नंदों को ना हरा पाते। ये अलेक्जेंडर की इन्वेजन के चक्कर में ही सारे का सारा खेल पलटा था। यानी कि जियोपॉलिटिक्स जब पलटती है तो तब आपको एक मौका मिल जाता है कि आप अपना कोई ना कोई इंपायर कार्व आउट कर पाए। ठीक है भाई मेरे, ये कहानी है पूरी की पूरी जो मैंने यहाँ पे बता दी है। और सिकंदर कौन से दर्रे से आया था, तो खैबर का दरवाजा, मैंने पहले भी आपको बोला था, ये रहा खैबर का दरवाजा। ठीक है। और अंबी वगैरह का बता दिया, तक्षशिला का राजा था, पोरस और उसका युद्ध बता दिया है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, इसमें कुछ भी नहीं है। सिकंदर ने 4 व्यापार के मार्ग, 3 जमीन से, 1 समुद्र से खोला था। सती प्रथा भी थी उस टाइम पे, 10 व्यापार भी हुआ करता था, यानी स्लेव जो है कैद कर करके उनको बेचा जाता था। ये सब होता था उस टाइम पे। और मौर्यों के विस्तार में इस चीज ने, सिकंदर के आक्रमण ने जो है बहुत ज्यादा सहायता की थी। अगर सिकंदर नहीं करता आक्रमण तो मुश्किल हो जाता। इसके अलावा आप देखिए कि फॉरेन इन्वेजन के अंदर ही अगर मैं अलेक्जेंडर के इन्वेजन की बात करता हूं तो ये कितने टाइम तक भारत में रहा था, तो लगभग 19 महीने के आसपास रहा था, 326 से 325 बीसी के आसपास में। और ही ओपनड इंडिया एंड यूरोप कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप देखो उसने एक दरवाजा खोल दिया था, ये लगभग यूरोप में पड़ रहा है ना, और ये पूरा क्योंकि उसने रूट ही तय कर लिया था, तो ये सारा व्यापार का दरवाजा भी एक तरह से खुल गया था उसके आने से। फिर स्प्रेड द ग्रीक एंड बुद्धिस्ट आइडियाज, जो उसने आइडिया स्प्रेड किए, क्या ही किए होंगे, बंदे छोड़ दिए होंगे 2-4 जो ग्रीक और बुद्धिस्ट आइडिया स्प्रेड कर रहे थे। खुद तो इतना समय रहा भी नहीं है भाई, 19 महीने कोई बहुत ज्यादा समय थोड़ी होता है एक राजा के लिए। इसके अलावा इस टाइम पे ही हमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो खिलता हुआ दिखता है, जो हम अगले सेशन में बात अभी करेंगे, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से। एंड साथ ही आप देखिए कि जो स्मॉल स्टेट होती थी वो तो वीकन हो चुकी थी, और उन्हीं को, क्योंकि वो स्मॉल स्टेट्स वीकन हुई थी इसके आने से, तो उन छोटी छोटी स्टेट्स को तोड़ के चंद्रगुप्त ने अपने साथ मिलाना शुरू किया था, जिसके बाद वो इतना शक्तिशाली हो पाया कि वो धनानंद को तोड़ पाया, नहीं तो वो धनानंद को कहां से तोड़ लेता, है ना। तो ये सिकंदर करके गया पहले इधर वालों को वीक, उसके वीक करने के बाद चंद्रगुप्त ने उनको जो है अपने साथ मिलाया है। ये बात आप ध्यान में रखना, यानी सिकंदर नहीं होता तो चंद्रगुप्त भी नहीं बनता, ये कहानी समझ लो आप। अगर फैक्ट की बात करते हैं तो 356 बीसी के अंदर जो मैसिडोनिया में इसका जन्म होता है, और फादर जो है फिलिप II है, टीचर एरिस्टोटल है, ये पूछ सकता है। और बेबीलोन के अंदर, इराक के अंदर 323 बीसी के आसपास जो है उसकी मृत्यु होती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो ये पूरी कहानी हो गई। इसके अलावा जो ये बर्थ है मैसिडोनिया में, अगर हम ये देखते हैं तो एक जगह है पेला, ठीक है, उसी के अंदर है, तो मैसिडोनिया के अंदर ही, तो पेला में जो है इसका जन्म हुआ था। ये हिंदी में लिख दिया भाई। 19 महीने रहा था, भारत और यूरोप के बीच संपर्क खोल दिया था व्यापार का, ग्रीक और बुद्ध विचारों का जो है उसने स्प्रेड किया। गंधार कला शैली जो है उसका उदय यहीं पे हुआ है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। छोटे राज्यों को कमजोर किया, यही कारण बना कि चंद्रगुप्त का रास्ता साफ हुआ और वो राजा बन पाया। जन्म सिकंदर का 356 बीसी ईसा पूर्व पेला में हो रहा है, पेला में हो रहा है। पिता फिलिप II है, शिक्षक अरस्तु है भाई मेरे, एरिस्टोटल जिसको बोल देते हैं। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के अंदर जो है उसकी मृत्यु हो रही है, लगभग इराक के अंदर ही जो है उसकी मृत्यु हो रही है। तो कुल मिला के हमने ये जो पढ़ा है भाई मेरे, आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा। बहुत मेरी मेहनत लगती है, एक एक कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपको जो है वो कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ता है या माइंड मैप में डालना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों को समझ आ रही होगी कि केवल PDF पढ़ने से हम जो है सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अब जो आपने देखा आज, ये एक बहुत विस्तृत रूप था जिसके अंदर हमने वो सारे कॉन्टेक्स्ट को समझा है। और ये इतनी डेप्थ की नॉलेज अगर आप ना समझो तो फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये एक सोचने वाली बात हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। आप बाकी सब स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को इस कंटेंट के बारे में बताओ। हम मिलते हैं कल। ओके बाय।